हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। तभी तन्वी का फोन रिंग होता है। तन्वी फोन उठाकर देखती है तो कॉल सिया का होता है। सिया कपूर एम्पायर के सामने वाले कैफे से कॉल कर रही थी। तन्वी ने पूछा, कहाँ हो तुम और वापस क्यों नहीं आए? इस पर सिया ने कहा, अरे मैं बिल्डिंग के सामने वाले कैफे में हूँ। तुम दोनों का काम खत्म हो गया हो तो यहाँ आ जाओ। तन्वी ने कहा, नहीं हम नहीं आ रहे, तुम अभी के अभी वापस आओ। सिया ने कहा, तनु एक बार कबीर भैया को फोन देना। तन्वी ने फोन कबीर को दे दिया। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट कहाँ हो आप? सिया ने कबीर को बताया कि वो कहाँ है और कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर कबीर बच्चों की तरह खुश हो गया। उसने सिया को कहा, छोटे रैबिट आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। कुणाल जो ये सब देख रहा था वो मन में सोचता है, ये छोटा रैबिट कौन है जिससे कबीर इतने प्यार से बात कर रहा है और खुश भी है। कुणाल ने कबीर को कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, शाम को घर आ जाना माँ से मिलने। कबीर बोलता है, ओके भाई मैं कोशिश करूंगा आज ही आने की, नहीं तो कल आता हूँ। फिर कबीर ने तन्वी को कहा, चलो चले। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तन्वी कुणाल को बाय करके कबीर के साथ चली जाती है। वही कुणाल उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि आज वो उस लड़की के सामने कुछ क्यों नहीं बोल पाया। आज तक उसने कभी किसी की नहीं सुनी और आज एक अनजान लड़की उसे इतना सुना गई। फिर उसे कबीर के केबिन वाली लड़की की याद आती है और वो मन में सोचता है कि दो लोगों की सोच एक जैसी केस हो सकती है। वो लड़की भी यही सब कुछ बोल रही थी और जो बाहर मिली वो भी ऐसे ही बात कर रही थी। कुणाल खुद से बोला, ये तुझे क्या हो गया? तू अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर ये क्या सोच रहा है? कुणाल ने अपना सिर जोर से झटका और अपने केबिन की ओर चल दिया। वही दूसरी तरफ सिया बिल्डिंग के बाहर खड़ी कबीर और तन्वी का वेट कर रही थी। सिया अपने हाथों में आइसक्रीम पकड़े खड़ी थी। तभी कबीर सिया के सामने कार रोकता है। सिया अंदर बैठकर कबीर और तन्वी को आइसक्रीम देती है। फिर कबीर सिया को बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं? सिया बोलती है, हम तन्वी के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं और उसके बाद घर। कबीर ने कहा, ओके चलो चलते हैं। तीनों कुछ देर बाद एक मॉल के सामने रुके और कार पार्क करके मॉल में शॉपिंग के लिए चले गए। दीक्षित एंटरप्राइज में दूसरी तरफ आज सिया के ना होने से निखिल को बहुत परेशानी हो रही थी। उसे बार बार तन्वी का फेस दिखाई दे रहा था। निखिल अपने मन में सोचता है, इस लकड़ी को अभी आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, इसने अभी से मेरा दिमाग खराब करना चालू कर दिया, पता नहीं आगे और क्या करेगी। निखिल ने अपना सिर हिलाया और वापस अपने काम में लगे गया। दूसरी तरफ तन्वी बेचारी दो नमूनों के बीच फंस गई थी। तन्वी को पूरे माल में घुमा घुमा कर दुनिया भर की शॉपिंग कर चुके थे। तन्वी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी पर दोनों तन्वी को इग्नोर कर अपनी धुन में मस्त थे। उन्हें जो पसंद आ रहा था बस लिए जा रहे थे। जब सिया घूम घूम कर थक गई तब जाकर उसने कबीर को चलने को बोला। तन्वी बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। दोनों ने ना जाने कितने बार मॉल में घुमाया था। तीनों के हाथों में बैग ही बैग थे। कबीर कार लेकर आया और तीनों घर के लिए निकल गए। जब वो तीनों घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। निखिल भी ऑफिस से घर आ चुका था। निखिल दादाजी और दादी माँ के साथ बैठकर बात कर रहा था। तीनों अंदर आए। कबीर ने एक सर्वेंट को बोलकर सामान तन्वी के रूम में रखने को बोल दिया और खुद अपने रूम में चला गया। सिया ने देखा दादू दादी माँ सोफे पर बैठी है और निखिल भी वही है, तो वो जाकर सोफे पर दादू की गोद में सिर रखकर लेट गई। दादू ने प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ बच्चे? निखिल ने भी पूछा, हो गई आपकी शॉपिंग? सिया ने कहा, दादू हम बहुत थक गए हैं, वो तन्वी है ना, उसने आज हमें बहुत तंग किया। तन्वी जो अभी अभी वहां आई थी। सिया की बात सुनकर सदमे में चली गई और खुद से ही कहा, हे भगवान कितनी झूठी है ये लड़की, खुद पूरा दिन मस्ती कर कर के मुझे अपने पीछे भगाया है और उल्टा मेरे लिए बोल रही है। वही निखिल सिया की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, तन्वी जी आपने मेरी बहन को परेशान किया है ना, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगा। तन्वी सिया के पास आए और सिया का नाम लिया पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दादू ने देखा सिया सो गई है, फिर दादू तन्वी को बोले, बेटा आप भी आराम कर ले, ये तो सो गई है। निखिल उठा और दादू के पास आया और बोला, दादू मैं इसके रूम में सुला देता हूँ। दादू ने कहा, ठीक है ले जाओ। दादी बोली, बेटा आँख चेक कर लेना, आपको पता है ना इन्हें सर्दी जल्दी लग जाती है। निखिल ने कहा, जी दादी माँ मैं देख लूंगा, अब आप लोग भी जाओ आराम करो। निखिल सिया को गोद में उठाकर ले जाने लगा। तन्वी अभी भी वही खड़ी देख रही थी। निखिल ने एक सर्वेंट को कहा, सिया के लिए कुछ बना कर रख देना, आपको पता है ना उसे रात को भूख लगती है, मैं नहीं चाहता मेरी बहन को कोई परेशानी हो। सर्वेंट ने कहा, जी सर हम बना देते हैं।
निखिल सिया को लेकर सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चला गया। तन्वी की आंखें नम थी। तन्वी खुद से बोलती है ये लोग सिया को कितना प्यार करते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं। ये सिया को बस कुछ सालों से जानते हैं और जो सिया को इस दुनिया में लेकर आए हैं वही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। मुझे नहीं पता मैं सिया को उनसे कब तक छुपा पाऊंगी, पर मैं सिया को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आए और अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में कुणाल और मीरा जी दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तहेज भी मीरा जी का फोन बजता है। मीरा जी देखती है कबीर उन्हें फोन कर रहा है। मीरा जी फोन उठाते ही कबीर को बोलती है आ गई आपको हमारी याद। कबीर बोलता है आई मिस यू मॉम। मीरा जी भीतर कबीर को बोलती है मिस यू टू बेबी। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कबीर सिया के बारे में मीरा जी को सब बताता है और ये भी कि उसने उनके लिए खाना बनाया था। मीरा जी तो सिया को पहले से ही जानती है और उससे बहुत प्यार करती है। कबीर तन्वी और निखिल के बारे में बताता है और ये भी कि कैसे वो सब साथ रहते हैं हंसी खुशी। कबीर ने कहा मोम मैं तो यही रहने वाला हूँ, आप रहो अपने बोरिंग बेटे के साथ। मीरा जी ने कहा नहीं हम भी कल ओल्ड मेंशन में ही शिफ्ट हो रहे हैं, मैं भी वही आ रही हूँ आप लोगों को साथ रहने। कबीर ने कहा ठीक है मोम मैं अब फोन रखता हूँ, गुड नाइट। मीरा जी ने भी बोला गुड नाइट बेटा और फोन रख दिया। कुणाल ने कहा मोम आप दादा दादी के पास जा रहे हो रहने। मीरा जी ने कहा हाँ हम कल सुबह ही जाएंगे। कुणाल ने कहा पर क्या? मीरा जी ने कहा अब आप तो पूरा दिन घर रहते नहीं हो और कबीर ने भी यहाँ आने से मना कर दिया है, हम घर में अकेले बोर हो जाते हैं। कुणाल ने कहा ठीक है आपको जैसा ठीक लगे और उठकर अपने रूम में चला गया। कुणाल ने अपना फोन निकाला और निखिल को कॉल किया। निखिल जो अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था उसने देखा कि कुणाल का कॉल है। उसने कॉल उठाया और कहा आज कैसे याद किया किंग ने इस गरीब को? कुणाल बोला तू जाड़ा बोलने लगा है आजकल। निखिल ने हंसते हुए कहा मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़िए बता फोन क्यों किया? कुणाल ने कहा मुझे तुमसे मिलना है, कल मैं दीक्षित मेंशन आ रहा हूँ। इस पर निखिल बोला अरे मेरे भाई मैं दीक्षित मेंशन में नहीं रहता, मैं दादा दादी के साथ रहता हूँ और कपूर मेंशन में। तू कल मेरे ऑफिस आ जाना, वही मिल लेंगे। ओके बाय सुबह मिलते हैं। और फोन रख दिया। कुणाल अपने मन में सोचता है और कपूर मेंशन में क्या खिचड़ी पक रही है, जिसे देखो वही शिफ्ट हो रहा है, पता करना पड़ेगा आखिर वहां चल क्या रहा है। अगली सुबह 7 बजे सिया उठी और ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। निखिल सिया के रूम में आया तो सिया वहां नहीं थी। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो सामने से आ रही तन्वी से टकरा गया। तन्वी के हाथ में कुछ बैग थे जो कल रात को शॉपिंग की थी, उन्हीं में से कुछ बैग थे। निखिल ने सॉरी कहा और तन्वी के बैग उठने नीचे झुक गया। तन्वी भी बैग उठाने लगी। निखिल ने कहा तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो आज ऑफिस का फर्स्ट डे है ना? तन्वी ने कहा वो मैं ये सामान सिया को देने आई थी। तन्वी एक बैग उठाकर निखिल के सामने करते हुए बोली इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो कल सिया ने मेडिकल स्टोर से ली थी। निखिल ने तन्वी से वो बैग लिया और खोलकर देखा तो उसमें दादाजी और दादी माँ की दवाइयाँ थी। निखिल को याद आया कि दादाजी और दादी माँ की दवाइयाँ खत्म होने वाली थी और निखिल दवाई लाना भूल गया था। निखिल को सिया पर बहुत प्यार आया और मन में कहा मेरा बच्चा सबका ख्याल रखता है। निखिल ने वो दवाइयों का बैग हाथ में लिया और दादा दादी के पास चला गया। तन्वी सिया के रूम में पहुंची तो सिया ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। सिया ने फॉर्मल कपड़े डाले थे ब्लैक पंथ के साथ, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट, बालों का हमेशा की तरह पोनीटेल बनाया हुआ था, होठों पर पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल, एक हाथ में वॉच डाली थी, कानों में ब्लैक स्टोन ईयररिंग्स। फिर भी सिया कमाल लगा रही थी। तन्वी अंदर आए और सिया से कहा क्या बात है मेरी जान, किसको मारने का इरादे है? सिया ने तन्वी को बीच में रोकते हुए कहा तुम ऑफिस के लिए रेडी हो? तन्वी ने सिया को कहा हाँ मैं रेडी हूँ। वही निखिल दादा दादी के रूम में पहुंचा और बैग आगे करते हुए कहा दादी माँ ये आप दोनों को दवाया है, मैं तो भूल ही गया था आपकी दवाइयाँ खत्म होने वाली है, अच्छा हुआ सिया ले आए। दादू ने कहा हाँ उसे हमेशा पता होता है कब किसको क्या चाहिए। निखिल ने कहा आप दोनों नाश्ता करने आ जाए और बाद में याद से दवाई ले लेना। दादी ने कहा ठीक है बेटा आप चलो हम आते हैं। निखिल वहां से चला गया। दूसरी तरफ सिया ने अपना बैग उठाया और तन्वी को कहा चलो नाश्ता करते हैं। तन्वी ने कहा ठीक है। तन्वी और सिया नीचे आए और डिनिंग टेबल पर बैठ गई जहां दादा दादी और निखिल कबीर पहले से ही बैठे थे। सिया ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और नाश्ता करने लगी। वही निखिल बार बार चोरी चोरी तन्वी को देख रहा था। आज तन्वी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उनसे भी ऑफिस के लिए व्हाइट शर्ट्स और व्हाइट जीन के साथ ब्लू कलर का कोट डाला था और बालों की फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। कानों में छोटे छोटे व्हाइट ईयररिंग्स डाले थे, होठों पर रेड लिपस्टिक और आंखों में काजल था। तन्वी बहुत प्यारी लग रही थी।
कबीर ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा, तन्वी जी आप मेरे साथ चलना, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, जब हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग क्यों जाए। तन्वी कुछ बोलती उससे पहले दादी माँ बोल पड़ी, हाँ तन्वी बेटा वो सही बोल रहा है, आप कहाँ परेशान होती फिरोगी। तन्वी ने कहा, नहीं दादी माँ हम चले जाएंगे। सिया जो अब तक अपना नाश्ता कहा चुकी थी, कहा क्या जल्दी जल्दी ठूंस चुकी थी, तन्वी को डांटते हुए बोली, ओ डेली शॉप की हीरोइन ज्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप कबीर भैया के साथ ऑफिस चली जा, जब देखो तब ना नुकुर करती रहती है। तन्वी ने सिया को कहा, ठीक है ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। निखिल ने सिया को कहा, बच्चा हमें चलना चाहिए वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। सिया ने उठते हुए कहा, हाँ भैया मैं तो कब से रेडी हूँ। ये तन्वी ने मुझे बातों में लगा लिया तो मैं भूल गई। तन्वी बेचारी सिया को ऐसे देख रही थी मानो उसे अभी पीट देगी। सिया तन्वी को इग्नोर करते हुए बोली, आज तुम्हारा पहला दिन है। ये तन्वी ने मुझे बातों में लगा लिया तो मैं भूल गई। तन्वी बेचारी सिया को ऐसे देख रही थी मानो उसे अभी पीट देगी। सिया तन्वी को इग्नोर करते हुए बोली, आज तुम्हारा पहला दिन है, ऑफिस में किसी को परेशान मत करना। तन्वी सिया की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, पर दूसरों को परेशान करने का काम तो तुम्हारा है ना। सिया ने तन्वी की बात सुनकर भोला सा चेहरा बनाते हुए निखिल से पूछा, भैया क्या मैं किसी को परेशान करती हूँ। निखिल तो सिया पर जान छिड़कता है, वो अपनी बहन को कैसे सपोर्ट नहीं करता। निखिल ने कहा, नहीं बच्चा आप किसी को परेशान नहीं करते। निखिल ने एक नजर तन्वी की ओर देखा और सिया से कहा, जिनको ऐसा लगता है पक्का उनकी आंखें खराब है। तन्वी निखिल की बात सुनकर चीड़ जाती है और मन ही मन निखिल को बोलती है, हमारी आंखों का तो पता नहीं पर आपकी आंखें, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, जुबान और दिमाग सब खराब है। नहीं नहीं आप तो पूरे ही खराब है। तन्वी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि सिया ने उठकर दादा दादी को बैठे हुए ही हक किया। दोनों ने सिया को प्यार से बाय बोला, फिर निखिल ने भी सबको बाय कहा और एक नजर तन्वी को देखा जो सिर झुकाकर नाश्ता कर रही थी। फिर सिया ने कहा, भाई चलो चलते हैं। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। फिर कबीर और तन्वी ने भी दादा दादी को बाय किया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दादाजी और दादी माँ ने भी नाश्ता खत्म कर हॉल में टीवी देखने बैठ गए। दादाजी और दादी माँ बैठे हॉल में टीवी देख रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज आई, माँ जी पापा जी हम आ गए। दादा दादी ने आवाज का पीछा करते हुए वहां देखा जहां से आवाज आई थी तो सामने मीरा जी खड़ी थी, अपना लगेज लेकर आई थी। मीरा जी ने दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादाजी मीरा जी को कहा, मीरा बेटा आपने बताया नहीं यहाँ आ रहे हो आप अचानक से, यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। मीरा जी ने कहा, हाँ पापा जी सब ठीक है, वो हमें कबीर की बहुत याद आ रही थी और उसने घर आने से मना कर दिया था, इसलिए हम ही यहाँ आ गए और हमें सिया से भी मिलना था तो हम यही रहने आ गए। दादी माँ मीरा जी को बोली, ये तो अपने अच्छा किया मीरा बेटा, बच्चों के ऑफिस जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाता है, अब आप आ गई है तो हमारा भी मन लग जाएगा। दादाजी मीरा जी को बोलते हैं, आपके उस नालायक बेटे को पता है आप यहाँ आए हैं। मीरा जी ने कहा, हाजी पापा जी कुणाल को पता है, हमने रात को ही बता दिया था उसको। बाद दादी ने कहा, जाओ बेटा आप अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मीरा जी ने दादी की बात सुनकर दादी माँ से कहा, ठीक है माँ हम जाते हैं। फिर मीरा जी वहां से अपने रूम में चली गई। वही आज दादाजी को कुछ अच्छा नहीं ला रहा था, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और दादी को बोले, रेखा जी हम भी अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम करना चाहते हैं। दादी ने कहा, जी ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो हमें आवाज लगा देना। दादाजी उठकर अपने रूम में चले गए। वही दूसरी तरफ दीक्षित एंटरप्राइज में सिया और निखिल ऑफिस पहुंचे ही थे कि निखिल को हॉस्पिटल से कॉल आ गया। निखिल ने सिया को अपने केबिन में आने को बोलकर अपने केबिन में चला गया और साथ में सिया भी। बता दे कि निखिल एक बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर था। निखिल बस इमरजेंसी और बड़े केस ही हैंडल्स करता था, इसलिए वो जरूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल जाता था। निखिल ने सिया से कहा, सिया आज मेरी कपूर एम्पायर्स के सीईओ के साथ मीटिंग है और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, एक इमरजेंसी केस आ गया है, मैं चाहता हूँ आप वो मीटिंग अटेंड करें। सिया ने निखिल से कहा, पर भैया मैं कैसे कर सकती हूँ, आपको पता है ना मुझे ज्यादा लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। निखिल बोला, अरे बच्चा वहाँ सिर्फ आप और कुणाल कपूर ही होंगे, आपको बस ये करना है जो प्रपोजल अपने हमें बना कर दिया था वो आपको उनके सामने परसेंट करना है, बस हमें जाना होगा, बच्चा किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सिया ने बुझे मन से कहा, ठीक है भाई। तभी सिया को याद आया कि कुणाल कपूर तो कबीर का भाई है। सिया ने निखिल से कहा, भाई ये कुणाल कपूर तो कबीर भैया के बड़े भाई हैं ना। निखिल ने सिया को कहा, है वो वही है, और एक बात, वो मेरा जिगरी दोस्त भी, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है।
सिया ने अपना मुंह बनते हुए कहा, मैं क्यों डरने लगी भाला किसी से। सिया सिंह किसी से नहीं डरती समझे आप। निखिल ने कहा, हाँ पता है मेरी माँ आप किसी से नहीं डरती। अच्छा मैं अब चला हूँ, आप यहाँ सब संभाल लेना। सिया ने कहा, ठीक है भाई आप आराम से जाए। निखिल ने सिया को, मेरे पीछे कोई शैतानी नहीं करना और कुछ उल्टे पुल्टे काम मत करना। सिया ने बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला, भाई मैं अच्छी और शरीफ बच्ची हूँ, मैं कोई गलती नहीं करती। निखिल सिया की बात पर जोर से हंस दिया और कहा है, आप तो कभी कुछ करती ही नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। निखिल वहां से चला गया और सिया वापस अपने केबिन में चली गई। सिया ने निखिल के जाते ही अपने शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर दिया। उसने अपना फोन निकला और आइसक्रीम, मुलायम आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और बैठकर अपना काम करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद सिया के केबिन का डोर नॉक हुआ। सिया ने कहा, आ जाए। तभी एक लड़का अंदर आता है। उसने सिया को कहा, मैडम आपका ऑर्डर आ गया। सिया ने कहा, आप रख दीजिए। वो लड़का टेबल पर सामान रखकर चला गया। सिया ने फटाफट अपना लैपटॉप बंद किया और आइसक्रीम पर टूट पड़ी। डॉट 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 कोष्टक। दरअसल सिया को कोई भी ठंडी चीज खाते ही फीवर और जुकाम हो जाता था। उसे बचपन से ही प्रॉब्लम थी और सिया को बचपन से ही पैनिक अटैक्स भी आते हैं। सिया को पैनिक अटैक क्यों आते हैं वो हम आगे की कहानी में जानेंगे। निखिल और सब घर वाले सिया को कभी कोई ठंडी चीज खाने तो क्या छूने तक नहीं देते थे, इसलिए सिया आज निखिल के ना होने का पूरा फायदा उठा रही थी। सिया ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद सिया को मैनेजर श्री का कॉल आया। श्री ने सिया को कहा, सिया मैम कपूर एम्पायर के सीईओ सर आ गए हैं, उन्हें कहा बैठना है। सिया ने कहा, मिस श्री आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दीजिए, हम वही जा रहे हैं। श्री ने कहा, ठीक है मैम और फोन रख दिया। सिया ने अपना लैपटॉप उठाया और फोन बैग में डाला, कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। वही श्री कुणाल को बताती है कि निखिल को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा है, इसलिए मीटिंग उनकी असिस्टेंट अटेंड करेगी और कुणाल को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया। उससे पूछना, सर आप कॉफी लेना पसंद करोगे। कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया तो श्री वहां से चली गई। कुणाल अपने फोन में न्यूज स्क्रॉल करने लगा, तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर नॉक होता है। कुणाल ने कहा, आ जाए। सिया अंदर आई। सिया की नजर दे से ही वहां बैठे कुणाल पर गई। सिया तो कुणाल को देखकर शॉक हो गई। सिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ। तभी कुणाल जो अपने फोन को देख रहा था वो अपनी नजर उठाकर सामने देखता है तो जम सा जाता है। उसके सामने सिया खड़ी थी जो ब्लैक कलर के फॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल एक डॉल जैसे दिख रही थी। कुणाल की नजर तो बस सिया के होठों पर आकर रुक गई थी। सिया ने कुणाल को खोया देखा तो फिर से उसके पास जाकर आवाज दी, है नीली आंखों वाले मॉन्स्टर कहाँ खो गए आप। सिया की बात सुनकर कुणाल अपने होश में आता है और सिया से पूछता है, क्या तुम निखिल की असिस्टेंट हो। सिया ने तापक से जवाब दिया है, मैं ही निखिल दीक्षित की असिस्टेंट सिया सिंह। कुणाल ने सिया का नाम सुना तो मन में कहा, ओ तो मैडम का नाम सिया है। सिया ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो। कुणाल ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। सिया जाकर कुणाल की साइड वाली चेयर पर बैठ गई और कुणाल की तरफ बच्चों की तरह क्यूट सा फेस बनते हुए कहा, बताए ना प्लीज। कुणाल सिया को क्यूट फेस देखकर बहुत प्यार आ रहा था। कुणाल ने फिर सिया को देखकर कहा, मेरा नाम कुणाल कपूर है। सिया ने कुणाल का नाम सुना तो उसे एक जोर का झटका लगा। उसे कल कपूर एम्पायर्स की बातें याद आ गई। सिया ने कहा, सॉरी हमें पता नहीं था इसलिए हमने आपको वो सब बोल दिया, प्लीज उसके लिए आप हमें कोई नुकसान मत पहुंचना। कुणाल ने सिया को कहा, डोंट वरी विंकिंग फेस, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। कुणाल ने कहा, अब बातें बहुत हुई, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सिया ने अपना लैपटॉप ओपन किया और कुणाल को प्रपोजल की डिटेल्स देने लगी। सिया का ध्यान लैपटॉप में था और कुणाल के सिया पर। कुणाल सिया की परफ्यूम की खुशबू में खो गया था। सिया का कुणाल इतने पास होने से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कुणाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिया को किसी बात की खबर ही नहीं थी कि दो आंखें कब से उसे घूरे जा रही है। सिया ने कुणाल को कहा, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो बता दीजिए। कुणाल ने सिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सिया ने कुणाल की तरफ देखा जो पहले से ही उसे ही देख रहा था। सिया कुणाल को इस तरह खुद को घूरता देख अनकंफर्टेबल होकर थोड़ा पीछे हो गई। सिया कुणाल को इस तरह खुद को घूरता देख अनकंफर्टेबल होकर थोड़ा पीछे हो गई। कुणाल ने जब सिया को ऐसे देखा तो उसने सिया को कहा, क्या हुआ तुम्हें और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम ठीक हो ना। सिया ने कुणाल को जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सिया ने कहा, चलो काम करते हैं। कुणाल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर वापस काम में लग गए। दूसरी तरफ कपूर एम्पायर्स में कबीर और मीर तन्वी को उसका काम समझाकर अपने अपने काम में लग गए। तन्वी बड़े ध्यान से सारा काम कर रही थी। कबीर ने तन्वी को अपने फ्लो पर ही केबिन दिया था जहां कुणाल, कबीर और माहिर का केबिन था।
ओल्ड कपूर मेंशन में दादी माँ और मीरा जी लंच के लिए दादाजी का वेट कर रही थी। मीरा ने कहा, माँ पापा जी लंच करने क्यों नहीं आए? दादी माँ ने कहा, पता नहीं मीरा बेटा, रोज तो इस समय तक आ जाते हैं, पर पता नहीं आज क्या नहीं आए। मीरा ने कहा, माँ मैं देख कर आती हूँ। मीरा जी दादाजी के पास पहुंची और कहा, पापा जी आप लंच के लिए क्यों नहीं आए? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। मीरा ने देखा पापा जी बेड पर लेटे हैं तो वो उनके पास जाकर आवाज देने लगी, पर वो नहीं उठे। मीरा जी घबरा गई। उन्होंने देखा दादाजी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ पड़ा था। मीरा जी ने घबरा कर दादाजी को आवाज दी, वो फिर भी नहीं उठे। मीरा जी घबरा गई और कहा, पापा क्या हुआ आपको? मुझे डर लग रहा है, उठ जाए ना प्लीज। दादाजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मीरा जी भागते हुए नीचे आए और दादी माँ को कहा, माँ जल्दी चलिए, देखिए ना पापा जी को, वो उठ नहीं रहे। दादी माँ तो सुनते ही जम सी गई। मीरा जी ने फिर से कहा, माँ चलिए ना। दादी होश में आती है और मीरा के साथ दादाजी के रूम में पहुंचती है। दादी मीरा जी को निखिल को कॉल करने के लिए बोलती है। मीरा जी जल्दी से निखिल को कॉल करती है, पर निखिल का फोन ऑफ होता है। निखिल औरती में था इसलिए उसका फोन ऑफ था। मीरा जी और दादी माँ दोनों दादाजी के हाथों को रफ करती है। मीरा जी ने कहा, माँ निखिल का फोन नहीं लग रहा, अब हम क्या करें? दादी माँ ने कहा, आप कबीर को कॉल करें, निखिल का ऑफिस पास ही है, पर कबीर भी तो यहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं है, आप उसे कॉल करिए। मीरा जी ने जल्दी से कबीर को कॉल किया। कबीर, मीर और तन्वी एक ही साथ बैठे काम कर रहे थे। तभी कबीर का फोन रिंग होता है। कबीर ने फोन देखा तो मॉम की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक किया ही था कि मीरा जी ने रोते हुए कबीर को कहा, कबीर जल्दी से घर आ जाए, आपके दादू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कबीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ माँ? दादू को? कबीर की बात सुनकर तन्वी और मीर भी निखिल के पास आ गए। मीरा जी ने कहा, हमें नहीं पता क्या हुआ है उन्हें, वो बहुत देर से बेहोश है और निखिल का कॉल भी नहीं लग रहा, आप डॉक्टर को लेकर जल्दी घर आ जाए। कबीर ने कहा, ठीक है मॉम, मैं अभी आता हूँ, आप तब तक दादू का ख्याल रखिए। कबीर ने कॉल काट दिया। तन्वी और मीर ने कबीर से पूछा, क्या हुआ दादू को? तो कबीर उन्हें बता देता है कि दादू की तबीयत खराब हो गई है। कबीर ने कहा, मुझे अभी घर जाना होगा। मीर ने कहा, हम भी चलेंगे, और तीनों साथ में घर के लिए निकल गए। मीर ड्राइव कर रहा था और कबीर बार बार निखिल को फोन मिला रहा होता है। तन्वी ने कहा, आप सिया से पूछ लो ना, निखिल जी कहाँ है? तन्वी ने कहा, मैं आपको नंबर टेक्स्ट करती हूँ। कबीर ने कहा, ये ठीक है। मीरा ने सिया का नंबर कबीर को सेंड किया। कबीर ने जल्दी से सिया को कॉल किया। सिया के कबीर का नंबर सिया के पास नहीं था, इसलिए उसने अनजान नंबर से कॉल आता दिखाई देता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर से कुणाल के साथ काम करने लग जाती है। कुणाल जानबूझकर सिया को ज्यादा टाइम तक अपने पास रखना चाहता था, इसलिए बार बार ना समझने की एक्टिंग कर रहा था और सिया उसे समझा रही थी, जो कुणाल को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सिया का फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार सिया ने कॉल उठा ली। सिया कुछ बोल पाती। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट कहाँ हो तुम? सिया ने कबीर की आवाज पहचान कर कहा, अरे ये आप हो? कबीर ने सिया को कहा, हाँ मैं ही हूँ। अच्छा जल्दी से निखिल भाई से बात करा दो। सिया ने कहा, पर वो तो यहाँ नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया था, इसलिए वो तो हॉस्पिटल में है, शायद कोई इमरजेंसी केस आया है। कबीर ने कहा, ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? कबीर को घबराया हुआ सुनकर सिया ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कबीर ने सिया को कहा, नहीं छोटे रैबिट, दादू की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश है। सिया ने जोर से चीखते हुए कहा, क्या हुआ है उन्हें? कबीर ने कहा, पता नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ, हम घर जाकर पता चलेगा। सिया ने कहा, मैं भी आ रही हूँ, और फोन रख दिया। कुणाल ने कहा, एवरीथिंग इज ऑफ मिस सिया। सिया ने अपना बैग उठाते हुए कुणाल को कहा, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे अभी जाना होगा। कुणाल ने कहा, पर अभी तो मीटिंग खत्म भी नहीं हुई, तो आप बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? आपको पता है ना, इससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। सिया ने कहा, जिस वजह से मैं जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं इसे ना जाने कितने लॉस उठा सकती हूँ। वो मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। सिया की बात सुनकर ना जाने क्यों कुणाल के दिल में एक टीसी उठती है। सिया ने कुणाल को बाय बोला और घर के लिए निकल गई। कुणाल को सिया पर बहुत गुस्सा आता है, वो खुद से ही बोलता है, ये खुद को समझती क्या है, लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसे नहीं पता कुणाल कपूर से पंगा लेना इसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये मुझे इग्नोर करके चली गई, इसने कुणाल कपूर को इग्नोर करने की हिम्मत की है। मेरी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती है, और एक ये है, इसने मुझे सीधा सीधा इग्नोर कर दिया, मुझे इग्नोर किया है ना मिस सिया, अपने इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी और आपको इसकी पनिशमेंट भी जरूर मिलेगी। बेचारी सिया को कहाँ पता था कुणाल कपूर को कोई
इग्नोर करे ये उसे बर्दाश्त नहीं और सिया बिना उसकी इजाजत लिए बगैर चली गई। सिया को नहीं पता था उसने किसे ऑफेंड किया है। कुणाल वहां से गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है। दूसरी तरफ सिया 15 मिनट बाद घर पहुंच जाती है क्योंकि और कपूर मेंशन से दीक्षित एंटरप्राइज ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहां से घर पहुंचने में बस 10 या 15 मिनट लगते हैं और कपूर एम्पायर्स उससे बस 20 मिनट की दूरी पर ही है, इसलिए घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। सिया भागते हुए अंदर आए और सीधा दादू के कमरे में पहुंच गई जहां मीरा जी और दादी माँ पहले से ही बैठे रो रहे थे। सिया ने सीधा अंदर घुसते ही दादा माँ से पूछा, दादी माँ क्या हुआ मेरे दादू को? दादी और मीरा जी सिया की तरफ देखा जिसकी आंखें रो रो कर सूजकर लाल हो गई थी। दादी माँ ने कहा, देखो ना बच्चे, आपके दादू हमसे नाराज हो गए हैं, हम कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर यह है कि सुन ही नहीं रहे। सिया ने अपना बैग सोफे पर फेंक कर साइड के टेबल से बीपी मशीन निकाल कर दादू के पास बैठ गई और दादू का बीपी चेक किया जो बहुत ही डाउन हो गया था। फिर सिया ने दादू का शुगर चेक किया तो सिया को पता चला कि दादू का शुगर लेवल बहुत ही लो हो गया है जिसकी वजह से वो बेहोश है। मीरा जी ने सिया से कहा, बच्चे निखिल कहाँ है? सिया ने उठते हुए कहा, मीरा माँ हम अभी आते हैं फिर बात करेंगे। सिया वहां से किचन में भाग गई और एक कटोरी में शुगर डालकर पानी डाला और उसका शुगर सिरप बनाकर दादू के पास ले गई। सिया को पता था दादू बेहोश है, वो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए उसने शुगर सिरप बना दिया था। सिया जल्दी से दादू के पास गई और बैठकर चम्मच की मदद से दादू को सिरप पिलाने लगी। कुछ देर बाद सिया ने दादू को सिरप पिला दी और साइड में रखी दादू की दवाएं एक कटोरी में पानी लेकर घोल ली और चमची से उनके मुंह में डाल दी। मीरा जी और दादी माँ बस चुप बैठे सब देख रहे थे। तभी रूम में कबीर, मीर और तन्वी भी पहुंच गए। मीर सिया को वहां देख सरप्राइज हो गया पर उसने उस समय कुछ कहना सही नहीं समझा। कबीर और तन्वी ने मीरा और दादी को पूछा, क्या हुआ दादू दादी? या मीरा जी कुछ बोलती उससे पहले सिया बोल पड़ी, दादू का शुगर लेवल गिर गया था और बीपी भी डाउन हो गया है, इसलिए वो बेहोश हो गए थे, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें दवाई दे दी है, कुछ देर बाद दादू को होश आ जाएगा। तन्वी ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सिया ने जवाब दिया, भूलो मत मेरा भाई डॉक्टर है, उनके साथ रहने का कुछ फायदा तो मुझे भी हुआ है। तभी निखिल भागते हुए अंदर आता है क्योंकि निखिल का फोन ऑफ था, इसलिए कबीर ने उसे मैसेज कर सब बता दिया था। डे से ही उसने कबीर का मैसेज देखा, वो भागता हुआ घर पहुंचा था। निखिल ने दादू को चेक किया और वही बोला जो थोड़ी देर पहले सिया ने कहा था और कुछ मीठा लाने को कहा। तभी मीरा जी ने बताया कि सिया ये सब पहले ही कर चुकी है। निखिल ने सिया को देखकर कहा, बच्चा आपको ये सब कैसे पता? सिया ने कहा, क्या भैया, इतने सालों से आपको ये सब करते देख रही हूँ, मुझे नहीं पता होगा ये सब तो किसको होगा? कबीर ने सिया कहा, थैंक यू छोटे रैबिट। तभी कबीर का फोन रिंग होता है। कबीर अपना फोन देखता है तो कॉल कुणाल का आ रहा था। कबीर रूम से बाहर चलकर कुणाल का फोन उठाता है। कुणाल सीधा कबीर से बोलता है, कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं आए? तो कबीर कुणाल को बोलता, हम भाई मैं ऑफिस आया था पर दादू की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे और मीर भाई को घर आना पड़ा। कुणाल दादू की फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ दादू को? तो कबीर बोलता है, दादू बेहोश है अभी। कुणाल कबीर को बोलता है, मैं आ रहा हूँ घर। कबीर ने कहा, ठीक है भाई, और फोन रख दिया। निखिल ने देखा कि सिया कुछ ठीक नहीं लग रही, सिया का पूरा फेस रेड हो चुका था। निखिल ने सिया को कहा, बच्चा आप ठीक है ना? सिया ने और हाँ भाई मैं ठीक हूँ इतना बोलते ही सिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। निखिल के साथ साथ सब लोग सिया की तरह भागे। जैसे ही निखिल ने सिया को उठने के लिए छुआ तो पाया सिया का बदन बुखार से तप रहा था। निखिल ने सिया को गोद में उठाया और कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तन्वी और मीरा जी ने कहा, इसको इसके रूम में ले जाते हैं। निखिल सिया को उसके रूम में ले जाता है और उसे अच्छे से चेक करता है। तन्वी को डे से पता था, उसने कहा, पक्का इसने कुछ ठंडा खाया है तभी इसकी ये हालत है। निखिल भी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, घर में सबको पता था कि सिया को क्या प्रॉब्लम है। बस मीर और कबीर को छोड़कर निखिल ने सिया को एक इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए छोड़कर कबीर और मीर के साथ दादू के रूम में आ गए। तन्वी सिया के पास रुक गई। दादी और मीरा जी दादू के पास बैठी थी। निखिल कबीर और सोफे पर बैठकर दादू के होश में आने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद और कपूर मेंशन के बाहर 5 ब्लैक कलर की कार्स रुकती है जिनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स बाहर निकलते हैं और एक ब्लैक BMW का गेट ओपन करते हैं जिसमें से कुणाल बाहर निकलता है। कुणाल विला के अंदर बढ़ जाता है, उसी के पीछे बहुत सारे गार्ड्स चल रहे थे। कुणाल इस वक्त किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। कुणाल के गार्ड्स कोई आम गार्ड्स नहीं थे, वो टॉप लेवल के गार्ड्स थे जो इंडी में बस कुणाल के पास ही थे। कुणाल मैन एंट्रेंस पर पहुंचा तो वहां के गार्ड्स कुणाल को देखकर जल्दी से उसे ग्रिड करने आगे आए। कुणाल ने अपना सिर हिला दिया और अंदर चला गया। कुणाल के गार्ड्स वहीं रुक के बाकी गार्ड्स के साथ ड्यूटी पर लग गए।
कुणाल सीधा दादू के रूम में पहुंचा तो कुणाल को देख सब हैरान थे। अब तक दादू को भी होश आ चुका था। निखिल और कबीर सिया के रूम में थे। दादू मीरा जी और दादी माँ मीर के साथ बात कर रहे थे। दादू ने कुणाल को ताना मारते हुए कहा, तो आ गई साहब जी को हमारी याद, आप अभी क्या आए, हमरे मरने के बाद ही आ जाते। दादू की बात सुनकर कुणाल दिल में दर्द होता है। वो जाकर पहले दादी माँ और फिर दादू के पैर छूता है। दादू कुणाल से नाराजगी में अपना मुंह फेर लेते हैं। कुणाल दादू के पास बैठ जाता है और उन्हें हक करके बोलता है, मैं क्या करूं दादू, आपको पता है ना कि मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। आपने जो सब मेरे कंधों पर डाला था बस मैं उसे ही संभाले में लगा हूं। आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। कुणाल की बात सुनकर दादू को दुख होता है और मन ही मन सोचते हैं, आज कुणाल की जो हालात है वो उनकी वजह से ही तो है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी जिस कारण उसे अपनी जिंदगी जीने तक का मौका नहीं मिला। दादू ने कुणाल को हक कर लिया और कहा, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कुणाल दादू को मना करने वाला था पर दादू की तबीयत का सोचकर कुछ नहीं बोला। कुणाल दादू से अलग हुआ और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ठीक है दादू जो आप कहे। दादू और दादी बेड पर बैठे हुए थे। साइड में कुणाल दरवाजे की तरफ से पीट करे बैठा था। मीर और मीरा जी सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। वही सिया के रूम में सिया का फीवर कम हुआ तो उसे होश आया। सिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने निखिल और तन्वी उसे गुस्से में घूर रहे थे। सिया ने कबीर की तरफ देखा तो डे से पूछ रही हो इन्हें क्या हुआ। कबीर को भी अब तक सिया की प्रॉब्लम के बारे में पता लग चुका था। कबीर सिया को देख अपने कंधे उचका देता है। डे से बोल रहा हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निखिल ने सिया को गुस्से में पूछा, क्या खाया था आपने आज ऐसा जो आपकी ये हालत हुई है। सिया नीचे सिर झुकाकर अपने दिमाग के सिया मोड को ऑन करते हुए उन दोनों से बचने का प्लान सोचने लगी। सिया को कुछ न बोलता देख तन्वी ने सिया से कहा, सिया निखिल जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सिया ने तन्वी को कोसते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है या दुश्मन, मुझे बचाने की वजह उल्टा फंसा रही है। अगर दोस्त इनके डे से हो ना तो लोगों को दुश्मन की क्या जरूरत, ये काम तो ऐसे लोग ही कर देते हैं। निखिल ने कहा, बच्चा हमने आपसे कुछ पूछा है। सिया ने अपने दिमाग में वहां से भागने का प्लान बना लिया और निखिल को देखते हुए बोली, बताती हूँ ना भाई, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। निखिल ने कहा, ठीक है जाओ। सिया उठी और मौका देख वहां से बाहर दादू के रूम की तरफ भाग गई। निखिल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये लकड़ी कभी नहीं सुधरेगी। निखिल, तन्वी और कबीर तीनों सिया के पीछे चले गए। सिया भागते हुए जाकर बेड पर चढ़ गई। दादू और दादी के बीच में जाकर दादू की गोद में सिर रखकर लेटते हुए बोली, दादू प्लीज हमें बचा लीजिए। दादू ने प्यार से कहा, क्या हुआ बच्चे। फिर दादी ने भी सिया से कहा, किससे बचना है आपको बच्चे। वही मीरा जी भी सिया के पास आते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप किससे भाग रही हो। कुणाल तो वहां सिया को देख शॉक था और उससे भी ज्यादा हैरान कि कुणाल की फैमिली सिया को ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वो उसे कब से जानते हैं। कुणाल को सिया बहुत क्यूट लग रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह दादू से लिपटी थी। तभी निखिल चिल्लाते हुए रूम में आया। वहां कुणाल को देखा तो समझ गया कि कुणाल दादाजी से मिलने आया होगा। निखिल को देख सिया ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। निखिल के पीछे तन्वी और कबीर भी आ गए। तन्वी ने सिया को कहा, सिया बाहर आओ, दादू के पीछे छुपकर तुम बच नहीं सकती। दादू ने कहा, क्यों पीछे पड़े हो मेरी बच्ची के तुम सब, और इसने क्या किया है अब। दादू की बात सुनकर निखिल बोला, सिया बाहर आओ और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कुणाल ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। सिया ने अपने फेस से थोड़ा सा कंबल हटाया और दादू की तरह देखकर कहा, दादू प्लीज हमें बचा लीजिए। अपने डॉक्टर पोते से वना आज ये यही आपकी फूल जैसी बच्ची का पोस्टमार्टम कर देगा और वो तन्वी उनका इसमें पूरा साथ देगी। पहले ही इस घर में एक डॉक्टर काम था, अब एक नर्स और आ गई। सिया की बात सुनकर दादू और साइड में बैठी दादी माँ ने और कुणाल ने भी सुन ली जो दादू के बहुत पास बैठा था। सिया की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वही दादू और दादी जोर से हंस दिए। निखिल ने इरिटेट होकर सिया से कहा, सिया सच बताओ तुमने मेरे जाने के बाद ऑफिस में ऐसा क्या खाया था जिससे तुम्हें 102 डिग्री फीवर हो गया। कुणाल ने जब ये सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो सिया को देखने लगा। दादू ने निखिल की बात सुनकर सिया की चिंता करते हुए सिया से पूछा, मेरे बच्चे आपने फिर से कोई गड़बड़ की। निखिल और तन्वी दोनों एक साथ पूछते हैं, वही तो दादू हम इसे कब से पूछ रहे हैं। कबीर, मीरा जी और मीर मिलकर अपना फैमिली ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। मीर का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। सिया ने अपना कंबल हटाया और तो सामने कुणाल को देखा जो उसे ही देख रहा था। सिया ने कुणाल को देखकर कहा, अरे नीली आंखों वाले मॉन्स्टर आप यहाँ। सिया के मुंह से कुणाल के लिए मॉन्स्टर सुनकर सब जोर से हंस दिए। कुणाल ने कहा, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। सिया ने कुणाल की बात बीच में काटते हुए कहा, बिल्कुल आ सकते हैं।
इसे आप अपना ही घर समझे और जब तक आपका दिल करे आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, यहाँ आपको खाना रहना सब फ्री में मिलेगा। सिया को कुणाल से ऐसे बात करता देख सबकी जान गले में अटक गई, क्योंकि तन्वी को छोड़कर सबको पता था कुणाल गुस्सा में किस हद तक जा सकता है। कुणाल की कोई बात बीच में काट दे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। सब अब बस सिया के लिए दुआ कर रहे थे। कबीर ने देखा रूम का माहौल गर्म होने लगा है तो उसने बात संभालते हुए कहा, दादू अब कैसी तबीयत है आपकी? सिया को दादू की तबीयत का ख्याल आया और कर दादू के सामने बैठ गई और घूरते हुए बोली, दादू आज आप फिर से दवाई खाना भूल गए थे ना? फिर गुस्से में आगे कहा, दादू आप हमेशा ऐसा ही करते हो, दादी आपको सही डांटती है, आप ना बहुत लापरवाह हो गए हो। मीरा जी कबीर और मीर को बोली, अब पापा जी को सिया के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। दादी सिया को दादू को डांटता देख बस मुस्कुरा रही थी। दादी को पता था सिया उन दोनों से कितना प्यार करती है। सिया ने दादू को कहा, आपको पता है आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जब कबीर भैया का कॉल आया आपको पता है हम कितना अड़क गए थे, हमने 15 मिनट का रास्ता 10 मिनट में ही तय कर लिया था। कुणाल ने सिया के मुंह से कबीर के लिए भैया सुना तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक खुशी सी हुई। फिर कुणाल ने सिया की बातों पर ध्यान दिया तो उसे अपनी गलती रियलाइज्ड हुई और मन में सोचा, ये लड़की कितना प्यार करती है दादा दादी से, उसके लिए इतनी बड़ी डील छोड़कर आ गई। दादू ने सिया के गुस्से से बचने के लिए कहा, अरे बच्चे हमने दवाई ले ली थी। दादू के झूठ को पकड़ते हुए सिया ने दादू से कहा, दादू झूठ बोला बंद करें, हम जो दवाई कल आपके लिए लाए थे वो आज हमने अभी आकर खोली है। निखिल ने दादू को कहा, दादू मैंने सुबह आपको बता दिया था ना कि सिया आपकी दवाइयां ले आए हैं और मैंने कहा था कि आप दवाई टाइम से ले लेना। दादू ने कहा, सॉरी बच्चों मैं भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया ने दादू को ज्यादा परेशान नहीं किया और दादू को हक करके कहा, आप आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे। सिया की आई बात सुनकर दादी माँ ने कहा, सिया बच्चे ये सब आपका क्या धरा है? आप हमेशा इनका और मेरा इतना ख्याल रखती हो कि हर एक चीज के लिए अब हम आप पर निर्भर हो गए हैं। आपको हमेशा पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए। दादी की बात सुनकर कुणाल को बहुत अच्छा लगता है और सिया पर बहुत प्यार आता है। दादी ने कहा, आप हमेशा सबका ख्याल रखती हो पर अपनी बारी पर आपको क्या हो जाता है? आपको पता है एक तो आपके दादू बेहोश थे और आप भी बेहोश होकर गिर गई, कितना ज्यादा फीवर था आपको, हम कितना घबरा गए थे। तभी निखिल और तन्वी दोनों को याद आया कि वो रूम में क्या आए थे। निखिल ने सिया से कहा, सिया मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच सच बातों तुमने क्या खाया था आज जो तुम्हारी फिर से ये हालत हुई? कबीर ने भी कहा, बताओ छोटे रैबिट तुमने क्या खाया था? तन्वी ने भी पूछा, सिया बोलेगी कि नहीं कुछ? सिया ने परेशान होकर चिल्लाते हुए निखिल को कहा, यार मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप मेरी फिक्र करना बंद कीजिए, बस बहुत हो गया आपका, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। सिया का निखिल पर यूं चिल्लाना कुणाल को अच्छा नहीं लगता। उसने सिया को कहा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरे भाई से? उसे तुम्हारी फिक्र थी बस इसलिए वो तुमसे पूछ रहा था। और तुम होती कौन हो मेरी ही घर में आकर मेरी ही भाई पर चिल्लाने वाली? मेहमान हो तो रहो भी उसी की तरह। कुणाल ने कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों से कैसे बात करते हैं तुम्हें नहीं सिखाया? पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते होंगे वो तुम्हें। कुणाल की बातें सुनकर सिया को अपना पास्ट याद आ जाता है और कुणाल ने जो भी बोला सिया सीधे सिया के दिल पर लगा। सिया की आंखें में अंशु आ जाते हैं और वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। कुणाल का सिया से इस तरह बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता, खासकर निखिल और तन्वी को। तन्वी सिया के पीछे जाती है पर सिया ने खुद को लाकर कर दिया था। तन्वी की लाख कोशिशों के बाद भी सिया ने रूम का लॉक नहीं खोला। निखिल कुणाल को गुस्से में बोलता है, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सबका गुस्सा कुणाल पर फूट पड़ा। तभी तन्वी आई, उसने निखिल को बताया कि सिया ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। तन्वी की बात सुनकर निखिल एकदम हड़बड़ी में उठकर सिया के रूम की तरफ भागता है। उसके पीछे सभी लोग सिया के रूम की तरफ दौड़ लगा देते हैं। कुणाल भी सबके पीछे चला जाता है। दादू कुणाल को गुस्से में आकर बोलते हैं, अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। सब सिया के रूम के बाहर आते हैं। निखिल सिया को आवाज देते हुए बोलता है, बच्चा ओपन द डोर, पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट प्लीज दरवाजा खोल दो यार, देखो सब परेशान हो रहे हैं। दादू ने कहा, सिया बच्चे दरवाजा खोलो। बच्चे मीरा जी ने, दादी ने, तन्वी ने, यहाँ तक कि मीर ने भी सिया से दरवाजा खोलने को कहा पर सिया ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब सबको सिया की चिंता होने लगी थी। निखिल भागकर नीचे से सिया के रूम डुप्लीकेट की लेकर आया और सिया के रूम का लॉक ओपन किया।
दादू ने कहा, सिया बच्चे दरवाजा खोलो। बच्चे, मीरा जी ने, दादी ने, तन्वी ने, यहाँ तक कि मीर ने भी सिया से दरवाजा खोलने को कहा, पर सिया ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब सबको सिया की चिंता होने लगी थी। निखिल भागकर नीचे से सिया के रूम डुप्लीकेट की लेकर आया और सिया के रूम का लॉक ओपन किया। जैसे ही निखिल ने डोर ओपन किया तो सामने का नजारा देख दंग रह गया। सिया फर्श पर अपने दोनों घुटनों को पकड़कर बैठी जोर जोर से हिल रही थी। सिया की आंखें और पूरा चेहरा रोने की वजह से रेड हो गया था। निखिल भाग कर आया और सिया के पास बैठ गया। सिया बस वैसे ही हिले जा रही थी। अब तक सब अंदर आ चुके थे। सिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सबने सिया को आवाज दी पर सिया ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी को समझ आ जाता है कि सिया को फिर से पैनिक अटैक आया है। सब बोलते हैं, क्या हुआ है सिया को, वो हमारी बात सुन क्यों नहीं रही। तन्वी ने जल्दी से सिया के पास बैठते हुए कहा, इसे फिर से पैनिक अटैक आया है। तन्वी की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। किसको भी पता नहीं था कि सिया को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। निखिल ने कहा, अब तुम्हें पता है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सिया लगातार बस हिले जा रही थी। सिया की ये हालत देख सबकी आंखों में अंशु आ गए थे। निखिल ने कहा, अब तुम्हें पता है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सिया लगातार बस हिले जा रही थी। सिया की ये हालत देख सबकी आंखों में अंशु आ गए थे। तन्वी ने रोते हुए कबीर को कहा, कबीर भैया जल्दी से हमारे रूम से हमारा फोन ला दीजिए। कबीर ने कहा, अभी लाता हूँ। कबीर तुरंत फोन लेने चला गया। मीरा जी ने कुणाल को गुस्से में घूरते हुए कहा, देखे तुमने क्या हालत कर दी है हमारी बच्ची की, हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तभी कबीर तन्वी का फोन लाकर तन्वी को देता है। तन्वी जल्दी से फोन लेकर एक नंबर पर कॉल वीडियो कॉल लगाती है। सामने से एक प्यारी सी 20 साल की लड़की फोन उठाती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही तन्वी ने फोन सिया की तरफ कर दिया। वो लड़की सिया को देख हैरान रह गई। उसने रोते हुए कहा, सीयू दी। सिया ने लड़की की आवाज सुनी तो अचानक रुक गई। उस लड़की ने कहा, ये क्या हाल बना रखा है दी आपने अपना। सब लोग हैरान थे, बस मीर और कुणाल को छोड़कर। उस लड़की ने फोन एक लड़के को दे दिया जिसकी उम्र 19 साल थी। उसने फोन लेते हुए कहा, दी क्या अब आपको हमारी याद नहीं आती। आप इतने सालों में हमसे कभी मिलने नहीं आई। हम तो तन्वी दी को ही पूछ लेते हैं आपके बारे में। सिया उन दोनों को देखकर फुट फुट कर रोने लगी। दोनों ने एक साथ कहा, दी प्लीज रोए मत, आपको पता है ना हमें आपका रोना पसंद नहीं है। सिया एकदम से बेहोश हो गई। तभी उन दोनों ने तन्वी को कहा, तन्वी दी घबराए मत, दी को पैनिक अटैक आया है, वो जब उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तन्वी ने कहा, रेहान रेहाना तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सिया को जब होश आएगा मैं तुम दोनों की बात करा दूंगी। जी हाँ, ये दोनों बच्चे सिया के छोटे भाई बहन ही थे, रेहान और रेहाना, जो पिछले 5 सालों से तन्वी से सिया की हर खबर लेते थे क्योंकि वो दोनों सिया को बहुत प्यार करते थे। रेहाना ने तन्वी को कहा, दी आज ऐसा क्या हुआ है जो दी को फिर से पैनिक अटैक आया है। तन्वी ने रेहाना को कहा, मैं वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी सिया को मेरी जरूरत है। रेहाना ने कहा, दी सिया दी का ख्याल रखना। तन्वी ने रेहाना से कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तन्वी ने देखा सब लोग उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। तन्वी समझ गई वो क्या जानना चाहते हैं। तन्वी ने कहा, आप सब बाहर आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। सब लोग तन्वी की बात मानकर तन्वी के रूम में आ जाते हैं। तन्वी सबको बैठने को बोलती है तो सब बैठ जाते हैं। तन्वी दादा दादी और निखिल को बोलती है, जिन लोगों से अभी मैंने बात की थी वो सिया के छोटे भाई बहन है। फिर आगे कहा, दादू सिया अनाथ नहीं है, उसके पापा और सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई बहन है जो उसके लिए सगे भाई बहन से भी बढ़कर है। दोनों की जान सिया में बसती है। तन्वी की बात सुनकर दादू और दादी के साथ साथ निखिल और मीरा जी भी हैरान थी। उन्हें तो हमेशा यही लगता था कि सिया अनाथ है। फिर दादू ने कहा, पर सिया ने तो कहा था उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके माँ बाप है, तो वो इतने सालों में कभी उनसे मिलने क्यों नहीं गई। तन्वी ने कहा, दादू आपको याद है आज से 5 साल पहले जिस दिन सिया आपको मिली थी। दादू ने कहा है, क्यों नहीं, उस दिन सिया नहीं होती तो शायद मैं और आपकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं होते। कुणाल ने कंफ्यूज्ड फेस के साथ पूछा, दादू ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, और ये आप क्या बोल रहे थे कि आप सिया की वजह से जिंदा हो। दादू ने कहा, आज से 5 साल पहले की बात है, मैं और आपकी दादी माँ पर एक शॉप के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया था। सब लोग बस खड़े तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तभी वहां से गुज्जर सिया ने हमें देखा और बिना सोचे समझे गुंडों से भीड़ गई और सारे गुंडों को अकेले ही जमीन पर पटक दिया। सब लोग हैरानी से सिया को देख रहे थे। तन्वी ने दादू को कहा, दादू वो इसलिए क्योंकि सिया कराटे में ब्लैक बेल्टेड है। सबको एक जोर कर झटका लगा। दादू ने आगे कहा, सिया ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तभी गुंडे ने इंस्पेक्टर की गन छीन की और मुझ पर गोली चला दी। मुझे गोली लगती उससे पहले सिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और गोली उसके कंधे पर लग गई।
उसके बाद हम ड्राइवर की मदद से सिया को घर ले आए और निखिल ने सिया का इलाज किया। बाद में जब सिया को होश आया तो उसने हमसे यही कहा कि वो अनाथ है। तन्वी ने कहा दादू उसने सही कहा था, वो अनाथ ही है, वो लोग बस नाम के माँ बाप है। अरे सिया की उस सौतेली माँ ने बचपन से ही उस पर इतने जुल्म किए हैं ना, कि सोच कर ही मेरी रूह कँप जाती है। सिया घंटों अपनी माँ के लिए रोया करती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसके पापा को भी उसके खिलाफ कर दिया था। उस घर में सिया को पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता था और सिया को कई दिनों तक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। वो तो सिया के भाई बहन सिया को दुख में नहीं देख सकते थे। वो खाना चुरा चुरा कर सिया को खिलते थे। जब सिया 19 की हुई और उनके जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने घर छोड़ दिया। सिया के बारे में सुनकर सबकी आंखों में आंसू थे। निखिल तो बस रोए जा रहा था। तन्वी ने दादू को कहा दादू जिस दिन सिया आपको मिली थी वो उसी दिन घर छोड़ कर आई थी। आज सिया का सच सबके सामने आ गया था। तन्वी ने कहा दादू हम यहाँ सिया के लिए आए थे, हमने सोचा था बिना बताए उसे यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, पर अब बात अलग है। हमें सिया को यहाँ से ले जाना होगा। हमें नहीं पता है उन लोगों से सिया को कब तक छुपा पाएंगे, इसलिए हम जल्द से जल्द उसे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं सिया को यहाँ रखकर उसकी जान पर मंडराते खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। निखिल ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा कि सिया की जान खतरे में है, पर क्या और कौन मारना चाहता है मेरी सिया को? कुणाल निखिल के मुंह से मेरी सिया सुनकर उसे निखिल की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। निखिल के साथ साथ सब तन्वी से यही सवाल करते हैं। तन्वी बोलती है दादू सिया अपने आप को अनाथ इसलिए बोलती है क्योंकि वो अनाथ ही है। उन लोगों का होना सिया के लिए ना होने के बराबर है। सिया उनसे नफरत करती है और वो लोग सिया के एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिया की माँ के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसके पापा ने उसकी माँ से शादी की थी, पर सिया के जन्म के बाद सिया की माँ ने प्रॉपर्टी सिया नाम कर दी और बेल के हिसाब से अगर सिया के 25th बर्थडे से पहले उसे कुछ भी हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी सरकारी फंड में चली जाएगी और कुछ दिन बाद सिया 25 की हो जाएगी। वो सिया को मारने पालन पहले ही बना चुके हैं। निखिल ने कहा कौन है वो लोग जो मेरी सिया को मुझसे दूर करना चाहते हैं? मैं उनको जान से मार दूंगा। तन्वी ने कहा वो लोग कोई और नहीं सिया के माँ बाप हैं जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये बात उनको सिया के घर से जाने के बाद पता चली, वरना पता नहीं सिया आज हमारे साथ होती भी या नहीं। तन्वी जोर जोर से रोने लगी। कुणाल तन्वी के पास आया और उसे हक कर लिया और कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त ने मेरे दादा दादी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी और उन्हें बचाया था। अब मेरी बारी, मैं तुमसे प्रॉमिस कराता हूँ उसे कुछ नहीं होने दूंगा। निखिल ने कहा मेरे होते उसे कोई छू भी नहीं सकता। तभी सिया वहां आए, वो पहले से ठीक लग रही थी। सिया ने देखा रूम का माहौल थोड़ा गर्म है तो उसने बात संभाले हुए निखिल को कहा अरे भाई यार आप यहाँ बैठो, मैंने आपको कहा कहाँ नहीं ढूंढा। और निखिल के गोद में सिर रखकर लेटते हुए बोली सॉरी भाई, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सिया के मुंह से निखिल के लिए भाई सुनकर कुणाल के तो होश उड़ गए और साथ ही साथ उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई जो उसे खुद नहीं पता था। क्यों दादी माँ और दादाजी को सिया पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। उन्होंने सिया को बोला सिया बच्चे यहाँ हमारे पास आओ। सिया उठकर दादी माँ की तरफ जाने लगी पर कुणाल को देख बीच में ही रोक गई और दादू से कहा दादू हम तब तक आपसे बात नहीं करने वाले जब तक आप इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को सजा नहीं दे देते। और सिया ने साइड में रखी दादू की छड़ी उठाकर दादू को देते हुए कहा तोड़ दीजिए इनकी दोनों टांगे। कुणाल ने सिया की बातें सुनकर सिया से कहा तुम पागल हो, तुम मुझे छड़ी पिटवाना चाहती हो? कुणाल उठकर खड़ा हो गया, अगर दादू ने मुझे मारा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दादू ने कहा कुणाल इधर आओ हमारे पास। कुणाल ने कहा नहीं दादू, आप भी इस पागल का साथ दे रहे हो। सिया ने सुना कि कुणाल उसे पागल बोल रहा है तो उसने कुणाल को कहा मैं आपको मार दूंगी। कुणाल ने कहा पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। सिया ने सोफे पर बैठे कबीर, निखिल और माहिर को कहा मीर भाई, निखिल भाई, कबीर भाई, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को पकड़ने में। मीर सिया के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर खुशी से सिया की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। कुणाल ने बाहर भागते हुए कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कबीर, निखिल, मीर और सिया कुणाल के पीछे बाहर भाग जाते हैं। दादू दादी मीरा जी और तन्वी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब भूल गए थे कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। मीरा जी ने दादी माँ से कहा माँ आज कितने दिनों बाद कुणाल को यूं खुलकर बोलता देखा है, वरना हमेशा बस खामोश रहता है, काम के लिए ही अपना मुंह खोलता है। कितना समय हो गया इसे मुस्कुराते हुए देखना। आज अपने देखा सिया से बात करते समय कुणाल के चेहरे पर गुस्सा नहीं मुस्कान थी। नहीं तो आपको तो पता ही है उसके गुस्से का उसे शांत करना कितना मुश्किल है। अब तो घर भी बहुत कम आता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है। हमें इसकी बहुत चिंता होती है। जब से इसके पापा गए हैं ये बिल्कुल खामोश हो गया है। हमारे बच्चे ने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया है।
दादी माँ ने कहा, आप चिंता ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। दादू ने तन्वी को देखते हुए कहा, तन्वी बेटा लगता है आज बातों से ही पेट भरेगा। तन्वी ने दादू से पूछा, दादू क्या आपको भूख लगी है? दादू ने तन्वी से कहा, बेटा भूख नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। तन्वी ने कहा, दादू हम आपके लिए डिनर बनाने को बोल देते हैं। दादू ने दादी माँ और मीरा जी दोनों को ताना देते हुए कहा, चलो सिया के बाद कोई और भी है जिसे इस बूढ़े की चिंता है, वरना तो लोग बस डांटने आ जाते हैं, उन्हें तो हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। मीरा जी और दादी माँ दोनों दादू को देख रही थी। दादी माँ तो देख नहीं गुस्से में घूर रही थी। दादी माँ ने कहा, इनको ना सिया ने बिगा दिया है, आजकल अपनी मनमानी जो करने लगे हैं। दादू ने मुंह बनाते हुए दादी को कहा, बस यही आता है आपको, हमें डांटना, हमारी किसको फिक्र। मीरा जी ने दादू को कह, पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, हमें आपकी फिक्र नहीं, हम आपके लिए आज खुद खाना बनाएंगे। दादू खुश होकर मीरा जी से बोले, सच में आप हमारे लिए खाना बनाने वाली हो बेटा? दादू की बात सुनकर मीरा जी ने कहा, हाँ पापा। दादू खुश होकर मीरा जी से बोले, सच में आप हमारे लिए खाना बनाने वाली हो बेटा? दादू की बात सुनकर मीरा जी ने कहा, हाँ पापा। तन्वी ने कहा, आंटी हम भी आपकी मदद करेंगे। मीरा जी ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। तन्वी ने पूछा, कौन सी शर्त आंटी? मीरा जी तन्वी के पास आते हुए बोली कि जैसे सिया हमें मीरा माँ बोलती है, आप भी हमें मीरा माँ ही बोलेगी, क्योंकि सब बच्चे हमें माँ बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं? तन्वी ने खुशी से कहा, ठीक है मीरा माँ। मीरा जी ने तन्वी के गाल को प्यार से छुआ और कहा, चलो चलते हैं। वो दोनों जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आई तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। उनकी पीछे आ रहे दादू और दादी माँ ने भी सामने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। डॉट 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 कोष्टक कोष्टक। फ्लैशबैक। जब कुणाल, सिया, निखिल, मीर और कबीर से बचने के लिए बाहर भागा था तो उन चारों ने कुणाल को पूरे घर में भगा भगा कर थका दिया था। सिया खड़ी देख रही थी, निखिल, माहिर और कबीर कुणाल के पीछे भाग रहे थे। तीनों जब थक गए तो हौंकते हुए सिया के सामने अपने दोनों पैरों पर हाथ रख कर झुकते हुए बोले, अरे ये बहुत तेज भागता है, इसने हमें थका दिया। कुणाल फुल एटीट्यूड अनअम्यूज्ड के साथ बोला, आई एम अ कुणाल कपूर, और जो इतनी आसानी से किसी के हाथ आ जाए वो कुणाल कपूर नहीं हो सकता। सिया ने घूरकर कुणाल को देखा और फिर सिया ने उन तीनों को कहा, मीर भाई, कबीर भाई, निखिल भाई, अब तो आपको इस नीली आंख वाले मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा, ये आप तीनों की इज्जत का सवाल है। और अगर आप तीनों ने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो मैं आप तीनों के लिए खुद खाना बनूंगी। सिया की बात सुनकर निखिल खुशी से बोल, सच में सिया बहुत अच्छा खाना बनाती। कबीर ने भी कहा है, छोटा रैबिट खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। मीर ने कहा, चलो कुणाल को पकड़ते हैं, इसी बहाने से मुझे भी छोटे रैबिट के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। कुणाल अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी तेज है, क्या इसको पता है मेरे ये तीनों भाई खाने के बहुत बड़े फैन हैं, जो ये इन्हें खाने का लालच दे रही है, पता ही होगा इसे इतने सालों से साथ जो है, वाह क्या दिमाग लग गया है, ऑफर भी ऐसा दिया है जिसके लिए ये पागल मुझसे भी भीड़ जाएंगे। तभी कबीर, निखिल और माहिर तीनों कुणाल के पीछे भागने लगे। इस बार कुणाल घर से बाहर भाग गया। कुणाल को ऐसे भागते हुए आता देख सारे गार्ड्स हैरान रह गए। वो जल्दी से कुणाल के पास आए और कुणाल को पूछा, बॉस सब ठीक है? गार्ड्स की आवाज सुनकर कुणाल एकदम रुक गया। उसके पीछे कबीर, निखिल, मीर और सिया भी वहां पहुंच गए। तभी सिया से सारे गार्ड्स के सामने निखिल को बोला, पकड़ो भाई इस नीली आंख वाले मॉन्स्टर को। सिया की बात सुनकर सारे गार्ड्स सिया को इसे देख रहे थे, जैसे मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आया कोई अन्य देशीय हो। सब देखकर हैरान थे कि एक लड़की उनके इस राक्षस, खड़ूस, निर्दयी, गुस्सैल बॉस के मुंह पर उसे मॉन्स्टर बोल रही है। सब यही सोच रहे थे कि लगता है इस लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं है, जो इस सोते हुए डेविल को जगा रही है। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े, कुणाल ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। वो गार्ड्स तुरंत समझ गए कि उनके बॉस क्या चाहते हैं। वो गार्ड्स आगे आए और चारों को पकड़ लिया। चारों गार्ड्स के साथ लेने लगे पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो गार्ड्स को मामूली गार्ड्स ने थे, उनसे जितना मुश्किल था। कुणाल ने कहा, इन्हें अंदर पहुंचा दो, वो भी प्यार से। सिया ने कहा गुस्से में कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इनको बोलो हमें छोड़ दे। कुणाल सिया के पास आते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुणाल ने एक डेविल स्माइल की और कहा, मैडम को अंदर ले जाओ। सिया तो जाने को तैयार नहीं थी। उस गार्ड ने सिया को अपने कंधों पर उठा लिया और अंदर जाने लगा। वही सारे गार्ड्स कबीर, निखिल और मीर को भी खींचकर अंदर ले जा रहे थे। वो तीनों कुणाल को कोसे जा रहे थे और उन गार्ड्स को धमकी दिए जा रहे थे। सिया को जो गार्ड अंदर ले जा रहा था, सिया ने उसके बाल पकड़कर खींच लिए। जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो सिया ने उसके दोनों कान पकड़कर मरोड़ दिए और उसके गाल खींच लिए। नाक को टेढ़ा मेढ़ा करने लगी। उसकी ये हरकतें देख कुणाल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया।
बेचारे उस गार्ड का तो मुंह बंदर के पिछवाड़े डे से लाल हो गया था। सिया उस गार्ड को चिल्ते हुए बोली, अबे ओ गधे, मुझे नीचे उतार वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। तुझे कीड़े पड़े, तू गंजा हो जाए और तेरे दांत टूट जाए। सिया की बात सुनकर वो गार्ड अपने मन में सोचता है, अरे मैडम, हमें इतना बुरा श्राप मत दो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, मुझे कुंवारा नहीं मरना। कुणाल ने गार्ड्स से कहा, बांध दो चारों को। चारों एकदम चिल्लाने पर गार्ड्स ने उन्हें पिल से बांध दिया और कुणाल ने उन गार्ड्स को कहा, मुझे काम कराना है और तुम्हें अच्छे से पता है काम की वैक्ट, मुझे शोर पसंद ही है, जाओ जाकर इनका मुझ बंद कराओ। गार्ड्स कुणाल का ये रूप देखकर बहुत हैरान थे। आज पहली बार था जब कुणाल ने किसी पर गुस्सा नहीं किया था। उन गार्ड्स ने चारों के मुंह बंद कर दिए और कुणाल बैठकर काम करने लगा। उन चारों का प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। जहां कुणाल को होना चाहिए था वहां अब सिया, निखिल, कबीर और माहिर थे। फ्लैशबैक एंड जब मीरा जी और तन्वी के साथ साथ दादी दादू बाहर आए तो देखा सिया, कबीर, निखिल और माहिर पिल से बंधे हुए हैं और मुंह पर टेप लगी है। कुणाल उनके सामने बैठकर काम कर रहा है। उन चारों को ऐसे बंधा हुआ था जैसे वो कोई चोर या मुजरिम हो। चारों बस गुस्से में खा जाने वाली नजरों से कुणाल को घूर रहे थे और मन ही मन कुणाल को गालियां दे रहे थे। मीरा जी, तन्वी और उनके पीछे आए दादू दादी उन चारों के पास आए और दादू ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? सिया तो सिया है। दादू और दादी माँ को देख सिया को कुणाल से बदला लेने का आइडिया आया। सिया ने हाथ पैर मारते हुए रोना शुरू कर दिया जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। सिया को यूं रोता देख दादाजी को बुरा लगा और उन्हें कुणाल पर गुस्सा आ गया। दादाजी कुणाल के पास गए और फिर उन्होंने काम कर रहे कुणाल को भागने तक का मौका नहीं दिया और अपनी छड़ी से कुणाल को मरना शुरू कर दिया। बेचारे कुणाल पर अचानक से हमला हुआ था इसलिए उसे बचने तक का मौका नहीं मिला। कुणाल ने मार खाते हुए दादू से कहा, दादू लग रही है मुझे। दादू ने कुणाल को मारते हुए कहा, उनको भी लगी होगी जब तुमने उनके साथ ये सब किया था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को चोट पहुंचाने की? देखो बच्ची कितना रो रही है। कुणाल ने दादू की बात सुनकर कहा, दादू, उनके साथ जो भी हो रहा है वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। कुणाल वहां से बचकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। दादू ने कहा, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे अगर आज के बाद आपकी वजह से हमारी बच्ची को जरा सी भी परेशानी हुई तो। कुणाल ने कहा, दादू, आप अच्छे से जानते हो वे वजह मैं किसी को परेशान नहीं करता और अपने रूम में चला गया। कुणाल ने दादू की बात सुनकर कहा, दादू, उनके साथ जो भी हो रहा है वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। कुणाल वहां से बचकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। दादू ने कहा, हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे अगर आज के बाद आपकी वजह से हमारी बच्ची को जरा सी भी परेशानी हुई तो। कुणाल ने कहा, दादू, आप अच्छे से जानते हो वे वजह मैं किसी को परेशान नहीं करता और अपने रूम में चला गया। दादू वही पास पड़े सोफे पर बैठ गए और मीरा जी, दादी माँ और तन्वी से कहा, खोलो इन्हें। मीरा जी जल्दी से निखिल के पास गई। दादी माँ माहिर और तन्वी कबीर के पास गई। मीरा जी ने जैसे ही निखिल को फ्री किया, निखिल भागकर सिया के पास आया और उसे फ्री किया। फिर उसे घूमते हुए कहा, तुम्हें चोट लगी है? देखा मुझे कहाँ लगी है? निखिल को खुद के लिए परेशान होता देख सिया ने निखिल के दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिए और कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। निखिल ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तो फिर आप रो क्यों रही थी? निखिल ने सिया को कहा, आप झूठ बोल रही है ना ताकि मैं परेशान ना हो। सिया ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं सच में ठीक हूँ। सिया इधर उधर देखती है कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से निखिल को सिर झुकाकर बोलती है, भाई हम बस रोने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि दादू से उस नीली आंख वाले मॉन्स्टर को पिटवा सके। निखिल तो सिया को हैरानी से देखते हुए उसके चिन्ह को पकड़कर ऊपर किया और बोला, मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी? सिया ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। निखिल ने कहा, तुम्हें पता है अगर कुणाल को पता चला गया ना कि तुमने उसे दादू से जानबूझकर पिटवाया है तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। सिया ने निखिल के हाथ को हिलाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह फेस बनाकर निखिल से कहा, भाई क्या आप उस नीली आंख वाले मॉन्स्टर से अपनी बहन को बचाओगे नहीं? निखिल ने कहा, डोंट वरी, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। निखिल को कुणाल का फेस याद आ गया जब दादू उसे मार रहे थे। निखिल ने अपने मन में कहा, बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला किंग जो हमेशा मेरी मीर और कबीर की बैंड बजाता रहता है, आज उसे दादू से मार खाते देख मेरा तो दिल खुश हो गया। जो आज तक हम तीनों नहीं कर पाए सिया ने कर दिया और मन ही मन हंसते हुए सिया को हक कर लिया। तभी कबीर और माहिर भी उनके पास आते हुए बोले, यार हम भी थे तुम्हारे इस कांड में शामिल और अब तुम हमें भूल रहे हो? सिया और निखिल ने उनके लिए अपनी बाहें फैला दी। दोनों ने भागकर उन्हें हक कर लिया। सिया बोली, मीर भाई, कबीर भाई, आप ये क्या बोल रहे थे कि हम आपको भूल गए? हम बस आप दोनों को भाई बोलने के लिए ही नहीं बोलते, मानते भी है और एक बहन अपने भाइयों को कभी नहीं भूल सकती। मीर ने कहा, सॉरी बच्चों, हम बस मजाक कर रहे थे और सबने एक साथ मिलकर हक कर लिया।
वही सोफे पर बैठे दादू दादी माँ मीरा जी उन्हें देखकर बहुत खुश थे और वही कोई ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था और खुद था वो और कोई नहीं कुणाल था जो इतने दिनों बाद अपने परिवार के साथ रुका था और अपने परिवार को खुश देखकर खुश था। कुणाल बाहरी दुनिया के लिए एक डेविल है पर जब बात उसके परिवार की आती है तो वो एक अलग कुणाल होता है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। वही तन्वी को इतने सारे भाइयों का प्यार मिलता देख तन्वी उदास हो गई क्योंकि उसे भी हमेशा से एक भाई चाहिए था जो उसे प्यार करे, प्रोटेक्ट करे, उसे संभाले। तन्वी को हमेशा एक भाई की कमी खलती थी। वैसे वो रेहान को अपना भाई मानती थी पर वो उससे मिलने या बात करने नहीं जा सकती थी, वो भी उसके मम्मी पापा की वजह से। तन्वी की आंखें भर आई थी, वो बस उन चारों को देख रही थी, किसी का भी ध्यान तन्वी पर नहीं गया, सब अपनी बातों में बिजी थे। पर कुणाल ने नोटिस कर लिया था, वो तन्वी को ऊपर खड़ा देख रहा था। तन्वी ने खुद को ठीक किया और सिया के पास जाते हुए बोली, अगर तेरी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चल मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। सिया ने तन्वी से कहा, कैसी हेल्प? तो तन्वी उसका हाथ पकड़ते हुए बोल, चल बताती हूँ। तन्वी ने सिया को किचन में ले जाते हुए कहा, दादू चाहते हैं मैं और मीरा माँ आज उनके लिए डिनर बनाए पर मैंने सोचा मीरा माँ को क्यों परेशान करे, मैं और तुम उस दिन की तरह मिलकर खाना बनते हैं, सबको तुम्हारे हाथ क्या खाना बहुत पसंद आया था। सिया को भी याद आया कि उसने अपने तीनों भाइयों को भी तो कहा था कि वो आज उनके लिए खाना बनाएगी, वो कुणाल से हार गए तो भी क्या वो फिर भी उनके लिए खाना बनाएगी। सिया ने कहा, तो हो जा शुरू। दोनों फुल स्पीड में किचन में काम करने लगी। वही माहिर ने कहा, मुझे भी अब चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। मीरा जी ने कहा, कहीं नहीं जा रहे तुम? मैंने तुम्हारा सामान पहले ही अग्रवाल विला से मांगा कर ऊपर तुम्हारे रूम में रखवा दिया है। माहिर मीरा जी के पास आया और उन्हें हक करके खड़ा हो गया। फिर मीरा जी ने मीर से कहा, क्या हो गया है कुणाल और तुम्हें? तुम दोनों के पास हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मीर ने कहा, ऐसी बात नहीं है मीरा माँ, आपको पता है ना काम में बिजी होने के कारण हम दोनों आ नहीं पाते। मीरा जी ने कहा, जाओ आप तीनों फ्रेश हो जाओ, आज क्या तुम तीनों इन्हीं कपड़ों में सोने वाले हो? तीनों का ध्यान अपने कपड़े पर गया तो उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने अभी तक ऑफिस के कपड़े पहने हैं। दोपहर से अपने फैमिली ड्रामे में वो सब इतना उलझे हुए थे कि उन्हें किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहा। तीनों को मीरा जी ने कहा, जाओ और जाकर आराम करो, डिनर रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तीनों वहां से अपने रूम में चले गए। मीरा जी किचन में गई तो देखा सिया और तन्वी दोनों मिलकर खाना बना रही थी। मीरा जी ने अंदर आते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना रही है हमारी बच्चियां? तन्वी ने कहा, बना नहीं मीरा माँ, बना दिया है। मीरा जी ने पूछा, क्या क्या बनाया है आप लोगों ने, जरा हम भी तो देखे। तन्वी ने कहा, आज सिया ने मटर पानी खीर और मटर मशरूम बनाई है। मीरा जी ने कहा, अरे वाह ये तो कुणाल की फेवरेट है। तन्वी ने कहा, चलो अच्छा है, सर को आज सिया के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। सिया ने कहा ने चिढ़ते हुए कहा, हमें पहले पता होता ना कि उस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को ये सब इतना पसंद है तो हम इसमें इतनी मिर्ची डालते कि खाते मुंह से और इसका असर सुबह फ्लैश में होता, पर अब तो हमने बना दिया है और उस मॉन्स्टर के हम सबको परेशान नहीं कर सकते ना। और बड़बड़ाते हुए बचा हुआ काम करने लगी। मीरा जी ने तन्वी से कहा, और आपने क्या बनाया है बेटा? तन्वी ने कहा, मीरा माँ मैंने चपाती, बूंदी का रायता, राइस और आलू की सब्जी बनाई है। सिया ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, डिनर रेडी है। मीरा जी ने कहा, तनु बेटा जाओ, जाकर सबको बुला लाओ, तब तक मैं और सिया सर्वेंट्स को बोलकर खाना लगाते हैं। तन्वी ने कहा, ठीक है माँ, हम सबको बुलाकर लाते हैं। तन्वी हॉल में आते हुए दादाजी और दादी माँ को कहा, दादू दादी माँ चलिए डिनर कर लीजिए, डिनर रेडी हो गया है। दादू और दादी माँ जो टीवी देख रहे थे उन्होंने कहा, ठीक है बेटा हम आते हैं। तन्वी कबीर, निखिल और मीर को डिनर के लिए बोलकर कुणाल के रूम के बाहर पहुंची और डोर नॉक किया। कुणाल जो काम कर रहा था उसने कहा, अंदर आ जाओ। तन्वी अंदर आ गई। कुणाल ने सामने देखा तो तन्वी खड़ी थी। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ, कोई काम था? तन्वी ने कुणाल को कहा, सर हम आपको डिनर के लिए बुलाने आए हैं। कुणाल ने तन्वी को कहा, तन्वी यहाँ बैठो। तन्वी ने कहा, जी सर। तन्वी कुणाल के पास बैठ गई। कुणाल ने लैपटॉप साइड में रखते हुए तन्वी से कहा, तन्वी आप मीर और कबीर को क्या बोलती हो? तन्वी ने जवाब दिया, सर मैं कबीर और मीर सर को ऑफिस में सर और ऑफिस के बाहर भाई बोलती हूँ। कुणाल ने तन्वी को कहा, फिर तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? क्या मैं तुम्हारा भाई बनने के लायक नहीं हूँ? तन्वी मेरी कोई बहन नहीं है जिसे मैं एक बड़े भाई की तरह प्यार करूँ, उसे प्रोटेक्ट करूँ? आज मैंने देखा रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। सिया और निखिल दोनों का ना सर नेम एक है ना खून एक है, बस कुछ सालों से एक दूसरे के साथ है, फिर भी कोई ये नहीं बोल सकता कि वो सगे नहीं है। उनका प्यार देखकर मुझे एहसास हुआ कि एक बहन का होना कितना जरूरी होता है। मैं कबीर से बहुत प्यार करता हूँ, उसमें मेरी जान बसती है, पर मुझे एक बहन चाहिए। क्या
मैं कबीर से बहुत प्यार करता हूँ, उसमें मेरी जान बसती है, पर मुझे एक बहन चाहिए। क्या तुम मेरी बहन बनोगी? तन्वी कुणाल की बात सुन तन्वी खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगी। तन्वी को यूं रोता देख कुणाल घबरा कर तन्वी से बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया? तन्वी रोते रोते कुणाल को हक करके बोली, नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं बोला। हमें ना हमेशा से एक भाई चाहिए था। जब मैं किसी भाई बहन को साथ देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। भगवान ने आज मेरी सुन ली, आज मुझे भी एक भाई मिल गया। अब मैं हर बार की तरह रक्षाबंधन पर रोऊंगी। कुणाल ने तन्वी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी तन्वी का फोन रिंग करता है। तन्वी अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखती है तो कॉल रेहाना का होता है। तन्वी जल्दी से फोन पिक करके बोलती है, रियू, क्या हुआ? इतनी रात को तुम मुझे फोन कर रही हो, सब ठीक है ना? रेहाना जोर जोर से रोने लगी। तन्वी ने घबराते हुए कहा, रियू, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ और ये बताओ, तुम ठीक हो ना? और रेहान कहाँ है? रेहाना ने रोते हुए कहा, दी, उन लोगों को सिया दी के बारे में पता चल गया है और उन्होंने दी को जान से मारने के लिए एक सीरियल किलर को दी की सुपारी दी है। तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या वो लोग इस हद तक गिर गए कि खुद की बच्ची की जान लेना चाहते हैं? ये लोग माँ बाप के नाम पर कलंक है। तन्वी ने कहा, रियू, सुनो मेरी बात, तुम रोना बंद करो, मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगी। इतनी देर से चुप सुन रहे कुणाल को समझ आ जाता है ये कॉल सिया से रिलेटेड है। कुणाल ने तन्वी का फोन लेकर स्पीकर पर करके तन्वी को वापस देकर बात करने का इशारा किया। तन्वी ने कहा, रियू, क्या तुम्हें उस गुंडे का नाम पता है जिसे मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह ने सिया को मारने की सुपारी दी है? रेहाना ने तन्वी से कहा, दी, उसका नाम हैरी शर्मा है। तन्वी ने कहा, रेहाना, तुम चिंता मत करो, मैं सिया को एक खरोंचे तक नहीं आने दूंगी। रेहाना ने आगे कहा, दी, प्लीज हमें भी बचा लो। तन्वी ने कंफ्यूज्ड होकर रेहाना से पूछा, बचा लो पर किससे? तुम क्या बोल रही हो? रेहाना ने कहा, दी, माँ पापा ने मुझे 2 करोड़ में बच दिया, वो भी एक गुंडे को जो उम्र में मुझे बड़ा है और मुझे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इस बात का विरोध रेहान ने किया तो पापा ने उसे बहुत मारा और रूम में लॉक कर दिया है, उसे खाना भी नहीं दिया। तन्वी गुस्से में बौखलाकर बोली, क्या इस दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं? ये लोग अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो माँ बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, कितने गिरे हुए लोग हैं। रेहाना ने रोते हुए कहा, दी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे उस गुंडे से शादी नहीं करनी। कुणाल ने तन्वी को इसरो में कहा कि वो उसे बोले कि उसे वो लोग बचा लेंगे। तन्वी ने कहा, रियू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और रेहान को कुछ नहीं होने दूंगी, अब तुम सो जाओ, बहुत रात ही गई है। रेहाना ने कहा, ठीक है दी, और फोन रख दिया। कुणाल ने सारी बातें सुनी थी। उसने तन्वी को कहा, तन्वी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तन्वी ने कहा, हाँ भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप रेहाना और रेहान को वहां से निकलने में मेरी हेल्प कर सकते हो? कुणाल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो, बस बाकी मुझ पे छोड़ दो। तन्वी ने कुणाल को सिया के घर का एड्रेस दिया और कहा, भाई, मैं सिया को किसी कीमत पर खो नहीं सकती, हमें उसे बचना होगा। तन्वी की बात सुनकर कुणाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त और इस घर की जान को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने देखा है सबकी जान बसती है उस पागल लड़की। फिर कुणाल ने तन्वी को कहा, तुम जाओ खाने पर, सब हमरा वेट कर रहे होंगे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तन्वी ने उठते हुए कहा, ठीक है भाई, जल्दी आना वरना वो भाई बहन की जोड़ी सारा खाना खत्म कर देगी। तन्वी वहां से चली गई। कुणाल ने तन्वी के जाने के बाद अपने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां से 2 बच्चों को सही सलामत मेरे पास लेकर आओ और कोई भी बीच में आए तो गोली मार देना। तभी कुणाल के खास आदमी ने कुणाल को कहा, पर बॉस, आप तो औरतों और बच्चों को नहीं मारते ना? इतने सालों में आज पहली बार अंडरवर्ल्ड का किंग बताश बादशाह किसी बच्चों को उठाने की बात कर रहा है। कुणाल झुलाते हुए बोला, लगता है मिराज मेहरा का काम करने से दिल भर गया है, तभी तो उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मिराज जल्दी कुणाल की बात सुनकर बोला, नहीं बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था, आइए जानते हैं कौन है मिराज मेहरा। मिराज मेहरा कुणाल के अंडरवर्ल्ड से जुड़े मैटर्स संभालता है, कुणाल का दोस्त भी है और खास आदमी भी जो उसका अंडरवर्ल्ड से जुड़ा काम देखता है। मिराज मेहरा देखने में बहुत ही हैंडसम लड़का है, उनके बालों का कलर ग्रे, आंखों का भी ग्रे और मस्कुलर बॉडी, हाइट 5.6 के आसपास, तीखे नाक नक्श वाला लड़का है जो बहुत ज्यादा बोलता है। कुणाल ने मिराज को कहा, जरा पता करो ये हैरी शर्मा कौन है जिसने हमारे इलाके में घुसने की गुस्ताखी की है, और एक बात, वो आदमी सुबह तक मुझे हमारे अड्डे पर मिलना चाहिए। मिराज ने कहा, जी बॉस, काम हो जाएगा। कुणाल ने फोन काट और खाने के लिए नीचे चला गया। तन्वी जब डिनिंग एरिया में आई तो देखा सब उनका वेट कर रहे हैं, किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। सिया और कबीर मुंह लटकाए खाने को घूर रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो दोनों जन्मों के भूखे हो, एक बार कोई खाने को बोल दे तो खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ेगी। दोनों की नजरें बस खाने पर टिकी थी।
तन्वी ने सिया के पास बैठते हुए कहा, अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया? सिया और सब ने तन्वी की तरफ देख तो निखिल ने तन्वी को ताना देते हुए कहा, वो क्या है ना मैडम जी, इस घर का रूल है कि जब तक सब लोग आ नहीं जाते तब तक कोई भी खाना शुरू नहीं करता, पर कुछ लोग हैं इस घर में जिनको टाइम की कोई कदर नहीं है। तन्वी ने निखिल को कहा, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? निखिल ने कहा, अरे वाह तुम समझ गई, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, इसका मतलब है तुम्हारे पास दिमाग है। तन्वी ने मुंह बनते हुए निखिल को कहा, आपसे ज्यादा ही है, पर ये समझने के लिए आपके पास भी दिमाग होना चाहिए ना। तन्वी ने निखिल को कहा, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? निखिल ने कहा, अरे वाह तुम समझ गई, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, इसका मतलब है तुम्हारे पास दिमाग है। तन्वी ने मुंह बनते हुए निखिल को कहा, आपसे ज्यादा ही है, पर ये समझने के लिए आपके पास भी दिमाग होना चाहिए ना। सिया दोनों की लड़ाई से इरिटेट होकर बोली, बस कीजिए आप दोनों, एक तो पहले ही मेरा भूख से बुरा हाल है और आप दोनों खाने की वजह हम सबका दिमाग खा रहे हो। सिया ने कहा, पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहा है वो नाबादजादा, जिसे खाने के लिए भी टाइम नहीं है। इस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को हमेशा अपने मन की करनी होती है, यहाँ हम सब उसका वेट कर कर के भूखे मर रहे हैं और उसे किसी की पड़ी ही नहीं। कबीर भी सिया की हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, सही कहा छोटे रैबिट ने, भाई को हमेशा अपनी चलानी होती है। सिया और कबीर दोनों कुणाल की बाल्टी भर भर के बुराइयां कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। सब लोगों की नज़र जब कुणाल पर गई तो उनकी सांसें गले में अटक गई। बेचारे सिया और कबीर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिया तो सिया है और कबीर कहाँ काम था, दोनों लगे पड़े थे। सब लोग कुणाल के चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो गुस्से में है या नहीं, पर हमेशा की तरह कुणाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सब लोगों को चुपचाप पीछे देखते हुए सिया और कबीर ने उनसे पूछा, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे हमारे पीछे कोई कोई मॉन्स्टर खड़ा हो? निखिल ने सिया और कबीर को पीछे देखने का इशारा किया तो सिया और कबीर ने पीछे देखने के लिए मुड़े तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से वापस सामने देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा ली। दोनों की शकल को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। कुणाल आगे आते हुए बोला, अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए और कुछ वर्ड बोलिए ना, मेरी तारीफ में मुझे भी सुनना है आप दोनों, और क्या क्या तारीफ कर सकते हो मेरी? कुणाल जाकर सिया की दूसरी साइड बैठ गया। बेचारे सिया और कबीर की हालत खराब थी, दोनों सिर झुकाकर ऐसे बैठे थे जैसे कोई बच्चा गलती करने पर अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। सिया और निखिल ने अपने दांत देखते हुए कुणाल से कहा, हम तो मजाक कर रहे थे, बस हम भला आपके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कुणाल आगे आते हुए बोला, अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए और कुछ वर्ड बोलिए ना, मेरी तारीफ में मुझे भी सुनना है आप दोनों, और क्या क्या तारीफ कर सकते हो मेरी? कुणाल जाकर सिया की दूसरी साइड बैठ गया। बेचारे सिया और कबीर की हालत खराब थी, दोनों सिर झुकाकर ऐसे बैठे थे जैसे कोई बच्चा गलती करने पर अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। सिया और निखिल ने अपने दांत देखते हुए कुणाल से कहा, हम तो मजाक कर रहे थे, बस हम भला आपके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दादी माँ और दादू ने दोनों का बचावा करते हुए कहा, बस करो, और फिर दादू ने कहा, चलो बातें बहुत हो गई, अब खाना खाते हैं। खाने का नाम सुनते ही सिया और कबीर दोनों ने एक साथ कहा, वही तो हम भी बोल रहे हैं, और दोनों बिना किसी का वेट करे खाने पर टूट पड़े। सब लोग दोनों को बस देखे जा रहे थे। फिर तन्वी ने सबको डिनर सर्व किया और खुद भी बैठकर खाने लगी। कुणाल ने कहा, माँ आज अपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, पर आज कुछ अलग सा भी है, पर फिर भी खाना अच्छा बना है, मन कर रहा है आपके हाथों को चूम लूं। इतना अच्छा खाना बनाने के लिए मीरा जी कुछ बोल पाती उससे पहले सिया चहकते हुए बोली, सच्ची में आपको खाना अच्छा लगा? सिया तो सिया है, बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे करते हुए बोली, तो लो फिर चूम लीजिए हमरा हाथ, क्योंकि खाना मीरा माँ ने नहीं हमने बनाया है। सिया की बात सुनकर खाना खा रहे लोगों के मुंह में खाना अटक गया, वो सिया को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तन्वी तो जोर जोर से खांसने लगी। तभी कबीर ने पानी का गिलास तन्वी को उठाकर देते हुए कहा, आराम से खाओ। सबकी नजर अब तन्वी पर थी। तन्वी ने टेबल के नीचे से सिया को जोर की लात मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। कुणाल ने सिया को कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सिया ने कहा, अरे अभी आप ही तो बोल रहे थे कि इतना अच्छा खाना बनाने के लिए आप मीरा माँ के हाथ चूमना चाहते हो, पर खाना मीरा माँ ने नहीं बनाया, हमने बनाया है, उस हिसाब से आपको हमारे हाथ चूमने चाहिए ना। सिया ने दादी माँ और मीरा जी को कहा, मैं सही बोल रही हूँ ना दादी माँ, मीरा माँ? सिया ने मासूम चेहरे से दोनों की तरह देखा। दोनों को भोली सिया पर बहुत प्यार आया। दोनों ने कुणाल को कहा, हाँ कुणाल, सिया सही बोल रही है, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तभी तन्वी बीच में बोली, कोई बात नहीं कुणाल भाई, नहीं करना चाहते तो रहने दीजिए ना, अब तक सब खाना खत्म कर चुके थे, सर्वेंट झूठे बर्तन उठा कर ले गए, अब बस वो लोग बैठकर सिया और कुणाल को देख रहे थे।
तन्वी को कुणाल की साइड लेता देख सिया के भाइयों का प्यार जग उठा। निखिल और मीर ने कहा कुणाल ने कहा था तो अब उसे करना पड़ेगा। कबीर ने कहा हाँ भाई कभी अपनी बात से मुकरते नहीं है, वो जरूर करेंगे। वो तीनों बस कुणाल के मजे लेना चाहते थे। आज अच्छा मौका था कुणाल पर अपना हुक्म चलाने का, नहीं तो वो ही सब पर हुक्म चलता रहता है। दादू ने कुणाल को कहा क्यों इतना भाव खा रहे ही बरखुरदार। सिया ने झटपट अपना हाथ कुणाल के सामने कर दिया। कुणाल ने सिया का हाथ पकड़ा तो उसे एक कट सा लगा। कुणाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उनसे सिया का हाथ ऊपर उठाया और अपने होठों से चूम लिया। सिया को एक बहुत अच्छा एहसास हुआ। कुणाल का मन तो खुद से ही बगावत करने लगा। उसे सिया के सॉफ्ट और छोटे से हाथ को फिर से किस करने का हो रहा था। सिया ने अपना हाथ वापस खींचा और कहा मेरा काम हो गया, अब मैं तो चली सोने। सिया उठकर अपने रूम में चली गई। सब सिया के जाते देख रहे थे, वही कुणाल उन तीनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। जब उन तीनों ने देखा कुणाल उन्हें गुस्से में घूर रहा है तो उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मीर ने वहां से चलने का इशारा कर दिया और वहां से चले गए। मीर ने कबीर और निखिल के साथ अपने रूम की तरफ चलते हुए कहा मान गए छोटे रैबिट को। जो इंसान पूरी दुनिया से अपनी बात मानवता है, छोटे रैबिट ने उससे अपनी बात मनवा ली। ऐसा बस वही कर सकती है। अब आया उठ पहाड़ के नीचे कुणाल को कोई टक्कर देने वाला मिल ही गया। तीनों एक साथ हंसने लगे और अपने अपने रूम में सोने चले गए। कुणाल और बाकी सब भी अपने रूम में जाने वाले ही थे कि सिया दादू दादी के पास आए और अपने हाथ से दवाई दादाजी और दादी माँ को देते हुए कहा अपनी दवाई खाए। दादू ने मुंह बनाकर कहा बाद में खा लूंगा। सिया ने दादू को गुस्से में घूरते हुए कहा दादू हमने कहा खाए। दादू ने मुंह बनाते हुए दावा ले ली। फिर सिया ने कहा जाओ और जाकर सो जाना, अगर अपने अब टीवी देखने का सोचा तो मैं आपका टीवी तोड़ दूंगी, आपको आराम की जरूरत है। कुणाल ये सब खड़ा देख रहा था। दादी ने कुणाल को कहा ये इन्हीं के काबू में आते हैं, वरना इनको तो बस ड्रामा करना होता है। दादी माँ सिया के पास गई और उसे प्यार से गले लगते हुए कहा गुड नाइट बच्चे। सिया ने भी दादी के गाल पर किस करके कहा गुड नाइट दादी माँ। तभी दादू के पास कुणाल भी आकर खड़ा हो गया। दादू ने सिया को दादी माँ को प्यार करते हुए देखकर कहा बस दादी माँ के लिए ही है आपका प्यार, हमारे लिए कुछ नहीं। सिया दादू के पास आए और उन्हें हक करके गुड नाइट बोला और उनके गाल पर किस करके कहा जाए आप अब सो जाए। दादी माँ और दादू अपने रूम में चले गए। कुणाल पर सिया वही खड़े थे। कुणाल ने सिया को छेड़ते हुए कहा हम में क्या कांटे लगे हुए हैं जो आप हमें गुड नाइट नहीं बोल रही, हमें भी दादू और दादी की तरह गुड नाइट बोलो। रैबिट क्या हम बुरे लगते हैं आपको जो आप हमसे चीरकर भाग जाती हो। सिया ने कहा नहीं हमने ऐसा कब कहा। सिया ने आप देखा ना ताब और एक झटके में कुणाल को हक करके उसके गाल पर किस करके कहा गुड नाइट मॉन्स्टर और एक झटके में वहां से अपने रूम में भाग गई। कुणाल बस बर्फ की तरह जम सा गया। सिया ने ये सब इतनी जल्दी किया कि उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। सिया की इस हरकत पर कुणाल के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने गाल को छुआ और अपने रूम में चला गया। सब से चुके थे। कुणाल ने मिराज को कॉल किया और कहा काम हुआ, वो बच्चे मिले। मिराज ने कहा जी बॉस हमने उन्हें आपके ओल्ड मेंशन के गेस्ट हाउस में रखा है, आप उनसे सुबह मिल लेना। कुणाल ने कहा ठीक है, सुबह मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिराज ने कहा जी बॉस। कुणाल ने फोन काट कर साइड रख दिया और लेटते हुए कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रैबिट तुम इस घर की जान हो, कोई मेरे रहते तुम्हें छू भी नहीं सकता। और इसे ही सिया और अपने बारे में नीचे जो कुछ हुआ सोचते हुए सो गया। कबीर रात के 2 बजे कुछ टूटने की आवाज आती है जिससे सभी की नींद खुल जाती है। सब एक एक कर अपने रूम से बाहर आते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं क्या टूटा है। तन्वी बोलती है लगता है घर में कोई चोरी करने आया है, चलो देखते हैं। सब एक साथ खड़े थे कि उन्हें किचन से कुछ आवाजें आती है। कुणाल जल्दी से अपने रूम में गया और अपनी गन ले आया। भाई कुणाल के पास गन तो होनी ही थी, अंडरवर्ल्ड का डॉन जो है। सब एक साथ किचन की तरफ बढ़ गए। कुणाल ने तो अपनी गन हाथ में ले ली, तन्वी ने अपने हाथ में झाड़ू, निखिल ने सोफे पर पड़ा पिल्लो उठा लिया। तन्वी ने निखिल को कहा इससे मारोगे आप उसे या फिर सोने के लिए दोगे, और हंसने लगी। निखिल ने चिढ़ते हुए कहा अगर अभी तुम चुप नहीं हुई तो चोर का तो पता नहीं पर तुम्हारा खून जरूर मेरे हाथों से हो जाएगा। मीर ने दोनों को चुप करते हुए कहा शट अप गाइस, तुम दोनों चुप हो जाओ। सब धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो उन्हें मारने वाले थे तन्वी ने किचन की लाइट ऑन कर दी। सबके हाथ हवा में ही रह गए। उनके सामने उनके ही घर के 2 नमूने बैठे थे जो छुपकर आइसक्रीम और चॉकलेट ना जाने क्या क्या टेबल के नीचे बैठकर बच्चों की तरह खा रहे थे। तन्वी ने सिया से कहा सिया बाहर आओ। सिया ने सबको, खुद को और कबीर को घूरते हुए देखा तो एक नकली हंसी हंसते हुए कहा आप लोगों को भी भूख लगी है, आओ बैठो मिलकर खाते हैं। तन्वी ने अपना सिर पीट लिया और कहा इनका कुछ नहीं हो सकता। कुणाल ने अपनी गन वापस छुपा ली।
तभी निखिल ने सिया से पूछा, बच्चा क्या तुमने आइसक्रीम खाई है? सिया ने कहा, नहीं भाई मैंने कुछ ठंडा नहीं खाया, वो कबीर भाई ने खाई है। निखिल ने सिया को कहा, बच्चे बाहर आओ। सिया एक अच्छे बच्चे की तरह बाहर आ गई और कबीर भी कबीर कुणाल की तरह देखता है जो उसे गुस्से में घूर रहा था। कबीर अपना सिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। कुणाल सबको सोने के लिए बोलकर खुद भी सोने चला जाता है। सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सिया के रूम में सिया जब उठी तो सामने रेहाना और रेहान को पाया, पर सिया को लगा वो कोई सपना देख रही हैं। वो दोनों यहाँ कैसे हो सकते हैं? सिया आंखें मसलते हुए दोनों को इग्नोर कर खुद से बोली, लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ, कितना अच्छा है ये सपना, और बेड से उठकर जाने लगी। तभी रेहाना और रेहान ने कहा, सीयूदी आप सपना नहीं देख रहे, हम सच में आपके पास है। रेहाना की आवाज सुनकर सिया ने कहा, लगता आज मेरा दिमाग खराब हो गया है, शायद मैं दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मुझे अब उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। रेहाना और रेहान दोनों सिया के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे हक कर लिया। सिया को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसने उन्हें छूकर देखा कि वो सच में है या वो कोई सपना देख रही है। सिया ने दोनों को छुआ तो उसे पता लगा कि वो कोई सपना नहीं देख रही, वो लोग सच में उसके पास है। सिया ने उन्हें कसकर गले लगते हुए कहा, तुम दोनों सच में यहाँ हो? मुझे लगा कोई सपना देख रही हूँ। तीनों बहन भाई सालों बाद मिले थे सिया को अपने माँ बाप से बचाने के लिए। वो दोनों हमेशा उससे दूर रहते थे। तीनों की आंखें नम हो गई थी। सिया ने कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। रियू और रेहान ने भी सिया से यही कहा, दी हमने भी आपको बहुत मिस किया। तभी तन्वी अंदर आते हुए बोली, तुम दोनों इसके मिलते ही मुझे भूल गए, और जाकर तीनों को हक कर लिया। सिया ने दोनों को बेड पर बिठाते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों यहाँ कैसे आए? फिर रेहाना ने तन्वी की तरफ देखा और बोलना शुरू किया और बताया कि उनके माँ बाप किस हद तक गिर चुके हैं और उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया, यहाँ तक कि रेहाना को बेचकर सिया के नाम की सुपारी दे दी और अपने ही बेटे को जान से मारने की कोशिश की। सिया ये सब सुनकर आग बबूला होकर बोली, उन घटिया लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो लोग इतना नीचे गिर गए कि अपने ही बच्चों की बलि चढ़ना चाहते हैं। मैं उन घटिया लोगों से पहले से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं उन्हें उनके किए गुनाहों की सजा जरूर दूंगी। फिर सिया ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? रेहाना ने बताया कि कल रात को करीब 12 बजे के करीब बहुत सारी गाड़ियां उनके घर के बाहर रुकी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। फिर एक हैंडसम से भैया अंदर आए, उनके साथ बहुत सारे लोग भी थे जिन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म डाली थी और उनके हाथों में गन्स थी। उनमें से एक भैया ने मिस्टर सिंह के पास आते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंह। तभी हमारी सोकोल्ड माँ ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने माँ की तरफ गन करके कहा, साइलेंस प्लीज, जब दो लोग बात कर रहे हों तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे उसे हमेशा के लिए चुप करना आता है। फिर वो हमारा लालची बाप बोला, क्या चाहिए तुम्हें? उन भैया ने कहा, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा, तुम यहाँ आराम से बैठो। फिर उन्होंने अपने आदमियों को हमें ढूंढने के लिए पूरे घर में फैला दिया। मैंने इसी बात का फायदा उठाकर अपने रूम में कांच तोड़ दिया ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। हुआ भी ऐसा ही, दो लोगों ने मेरे रूम का गेट तोड़ दिया। फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने उनके साथ जाकर रेहान को स्टोर रूम से बाहर निकाल लिया। वो आदमी हमें उन भैया के पास ले गए। उन भैया ने कहा, डरो मत बच्चों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हम तुम्हें लेने आए हैं। मिस्टर सिंह और उनकी वाइफ ने कहा, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। उन भैया ने उनको देखते हुए बोला, और मुझे रोकेगा कौन? फिर उन्होंने कहा, आती हुई आंधी, बहते हुए पानी और मिराज मेहरा को आज तक कोई नहीं रोक पाया है, ना रोक पाया। और उन्होंने मिस्टर सिंह के पाँव पर गोली मार दी और हमें अपने साथ वहां से यहाँ ले आए। सिया सोच रही थी कि ये मिराज मेहरा नेम उसने कहीं तो सुना है, पर कहाँ सुना है याद नहीं। तन्वी ने कहा, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर सबसे तुम्हें मिलवाते हैं जिनके बारे में तुम हमेशा मुझे पूछती रहते हो। तन्वी ने रेहान से कहा, मैंने तुम दोनों के लिए रूम रेडी करा दिए हैं और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान भी। तुम चलो और चलकर अपना रूम देख लो और रेडी होकर नाश्ते पर आ जाना। तन्वी उन दोनों को साथ लेकर बाहर चली गई। सिया भी ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। तन्वी नीचे रेडी होकर आई तो दादू दादी निखिल कुणाल कबीर माहिर सब पहले से ही मौजूद थे। सिया भी ऊपर से आती दिखाई दी। सिया ने आज ब्लू कलर जीन और व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू कलर का कोट डाला था। हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर आज कुछ तो अलग था। हमेशा चिल्लाते हुए आती सिया खामोश थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो बहुत रोई हो। सिया ने सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया। निखिल ने सिया का उदास चेहरा देख लिया। उसने सिया को अपने पीछे खड़ी देखकर समझ लिया था सिया सैड है। वो हमेशा जब भी सैड होती थी ऐसे ही निखिल के पीछे आकर खड़ी हो जाती थी। निखिल तुरंत उठा और सिया को हक कर लिया। निखिल के हक करते ही सिया के दिल का दर्द बाहर आ गया।
सिया फुट फुट कर रोने लगी। निखिल के साथ सभी घर वाले सिया को ऐसे देख परेशान हो गए। निखिल की आंखें नम थी। उसने सिया को चेयर पर बिठाया और घुटनों के बल बैठकर सिया से पूछा, क्या बात है बच्चा, आप रो क्यों रही हो? सिया कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही रोती रही। कुणाल को सिया का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पानी का गिलास उठाकर सिया को पानी पिलाया और कहा, बस करो राबित, सब ठीक है। निखिल ने पूछा, क्या ठीक है? फिर तन्वी ने सबको रेहाना और रेहान के बारे में और उनके घर आने के बारे में बताया और सिया को जान से मारने की सुपारी देने के बारे में बताया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। निखिल तो बौखला गया। उसने सिया को हक करके कहा, नहीं, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने इसको हाथ लगने की कोशिश भी की तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। निखिल ऐसे बिहाव कर रहा था जैसे ही सिया को वो खुद से दूर करेगा वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। मीर और कबीर निखिल और सिया के पास आए और निखिल को समझते हुए बोले, निखिल भाई, हम छोटे रैबिट को कुछ नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो। निखिल फिर भी सिया को ऐसे ही पकड़ कर बैठा रहा जैसे किसी कीमती खजाने को खो ना दे। कुणाल निखिल के पास आया और निखिल को कहा, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है तुमसे। निखिल ने कहा, पक्का प्रॉमिस? कुणाल ने कहा, कुणाल प्रॉमिस। फिर कुणाल ने तन्वी को निखिल को उसके रूम में ले जाने को कहा। निखिल ने माना किया पर सिया ने उसे जाने को कहा तो वो चला गया। दादू दादी और मीरा जी ने सिया को हक कर लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चे।